नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ ओमास्त्र जी के सीरीज। ओमास्त्र जी के सीरीज के बैनर तले हम यहाँ पे इंडिया ज्योग्राफी को कर रहे हैं। इंडिया ज्योग्राफी का चैप्टर 1 देख चुके हैं और हमारा चैप्टर 2 भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत का भौगोलिक स्वरूप, फिजिकल डिवीजन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कवर करने वाले हैं। ये पूरी इंडिया ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इसके अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप में हम हिमालय से लेके उत्तर मैदान के बाद में हम प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद में तटीय मैदान, महाद्वीप और रेगिस्तान वाले क्षेत्र को कवर करते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत पूरा इंडिया का भौतिक स्वरूप कवर हो जाता है। एंड मैंने बहुत शानदार तरीके से, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग के साथ में, आप चेक कर सकते हैं, इतने अच्छे और नीट एंड क्लीन शानदार नोट्स विद मैप्स आप देख पा रहे होंगे बनाए हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि ओमास जी के सीरीज एक ओनली नॉर्मल जी के सीरीज नहीं है, ये वन एंड लास्ट जी के सॉल्यूशन है आपके लिए। किसी भी एग्जाम में जाना आपको 95% सवाल इसी जी के सीरीज में से मिलेंगे। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है ओमास्त्र जी की सीरीज, ओमकार सर का ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पे ओवरव्यू में आपको बताया हुआ है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने बोला कि हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला से शुरू करेंगे, फिर हम उत्तर के मैदान की तरफ जाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ जाएंगे, तटीय मैदान पूर्वी और पश्चिमी तट पे जाएंगे, देन हम द्वीपीय समूह जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। वैसे तो जो द्वीपों की संख्या है ना, कुछ जगह 500 प्लस बोली जाती है, कुछ जगह 1000 प्लस भी बोल दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा है छोटे छोटे द्वीपों की संख्या। लेकिन मुख्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक सीरीज है, ऐसे ही लक्षद्वीप की द्वीप समूह, उनके लक्षद्वीप से नाम से ही पता चल रहा है, लाख द्वीप इस टाइप का। ठीक है, लक्षद्वीप समूहों की सीरीज के अंतर्गत देखेंगे। फिर अपना मरुस्थल वाला भौतिक विभाजन रहेगा। बट ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल जो बनते हैं उनमें यहाँ से तो बनना ही है, लेकिन चीज़ों को रिवाइज करना और याद करना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार आपने देखा होगा इंडिया के जो प्रमुख पासेज हैं यानी दर्रे हैं, उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल बन जाते हैं। इंडिया की जो ग्लेशियर्स हैं, हिमानियाँ हैं, उनसे सवाल बन जाते हैं, पठारों से सवाल बन जाते हैं। इनको मैं अलग अलग मैप के थ्रू रिवाइज कराऊंगा। ये यहाँ पे तो कवर होंगे ही होंगे, लेकिन नीचे की साइड में मैं इनको अलग से रिवाइज और कराऊंगा ताकि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्यारा इंडिया बहुत बहुत ही बेहतरीन ज्योग्राफिकल कंडीशंस लिए हुए एक ऐसा देश जहाँ पे स्वयं भगवान के द्वारा मानसून जो है शब्द या भारत के लिए स्पेशली बनाया गया, जिससे 3-4 महीने बारिश होती है। और भारत की नदियाँ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ अगर कोई मैदान क्षेत्र है तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्र है। ये वाला यहाँ से लेके ये वाला पूरा, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा अगर एक जगह पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है तो वो इस गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में मिलती है। तो ये स्पेशल फीचर्स हैं इंडिया के लिए जो बनाए गए हैं, और यहीं पे हमारी संस्कृति पली बढ़ी हुई है पुराने टाइम से। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अब ये जो बात चल रही है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से मैं मैप दिखाया हुआ है ये। ठीक है, ये अपना इंडिया का मैप है। इसमें आप जो है पॉलिटिकल रूप से बाउंड्रीज को बांट दिया गया है। 3D में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों को 3D में देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आपको ऊंचा उठा हुआ कुछ भाग दिख रहा होगा, 3D में ही देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कुछ ऊंचा उठा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे हमारी ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला है, बहुत सारे। ठीक है, एक के बाद दूसरा, तीसरा और बहुत सारे हैं। ठीक है, और उनमें भी अलग अलग श्रेणियां हैं। हमें एक ओवरव्यू में देखना होता है तो हम इसके 3 पार्ट में देखेंगे ओरिजिनली। एक सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है और सबसे ऊपर की साइड में है, तो हम उसे महान हिमालय के नाम से बोलेंगे। फिर बीच में आता है दूसरे नंबर पे, जिसे हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। और तीसरा आता है सबसे नीचे,
तीन हो गए, मतलब एक हुआ महान हिमालय, दूसरा हुआ अपना मध्य हिमालय और तीसरा हुआ शिवालिक हिमालय। इन तीनों को हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, उसके बाद में इन पहाड़ों से, पर्वत श्रृंखलाओं से नदियाँ निकलती हैं इस तरीके से, और इन नदियों के द्वारा यहाँ पे जलोढ़ मैदान बनाए गए। ये जलोढ़ मैदान एक भौतिक जो है वो फीचर्स हो गए, इसके बारे में हमें मैदान के रूप में पढ़ना होगा, उत्तर के मैदान। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपको ऊंचा उठाए हुए भाग दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार को हम बोलने को तो एक बोल देते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे पठार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा मैदान जैसा दिख रहा होगा, यहाँ से नदी जो निकल के आ रही हैं, इधर से जो नदी निकल के जा रही हैं, इनके द्वारा मैदान बनता है। तो इसे हम पूर्वी तट मैदान और पश्चिमी तट मैदान बोलते हैं। यहाँ आपको अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहे होंगे और इधर की साइड में अपना लक्षद्वीप समूह। अब इसी चीज़ को आप इस वाले मैप में देख लीजिए। ये बस ऑब्जर्व करने के लिए है कि पर्वत पठार आपको 3D में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैं 3D इसीलिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए सफ़ेद जैसे बर्फ़ है, और जितनी ऊंचाई होती है वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा, जितना ही ऊंचा जाते हैं हम, ऊपर जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है और बर्फ़ जमती जाती है। तो हिमालय के जो जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ जमी हुई है, ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। तो ग्लेशियर्स तो हमारा एक अलग टॉपिक ही रहेगा, ठीक है। तो ये हिमालय हुआ। हिमालय हमें जो है रूस से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। हिमालय ने प्राचीन समय में हमें चाइना की तरफ से होने वाले आक्रमणों से बचाया, ठीक है। और हिमालय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी करता है, जब मानसून आते हैं, अरब सागर की तरफ से बादल आते हैं, उनको रोकने का काम करता है और हमारे इस मैदानी क्षेत्र में बारिश करवाने का काम करता है। तो हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम हिमालय का देखेंगे। उसके बाद मैदान, फिर प्रायद्वीप। तो एक ओवरव्यू में आपको मैंने 3D में बता दिया। अब देखिए एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे एक मैप के थ्रू, एक बेहतरीन मैप के थ्रू। अब देखो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जो कंटेंट है ये ऑल इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट है। मैं खुद अपने हाथों से बना रहा हूँ। इसमें NCERT है, इसमें PYQs हैं, और किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में जाओ आपको इसमें सब मिल जाएगा। आपको हर एग्ज़ाम का लेवल यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारा इंडिया ज्योग्राफी ओवरव्यू, हम इसे पहले हिमालयी क्षेत्र में देखते हैं, दूसरा उत्तर मैदान में देखते हैं, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार में देखते हैं, चौथा अपना ये तटीय मैदान जिसे बोलते हैं वो, पांचवा अपना द्वीप समूह, और छठवां अपना रेगिस्तान वाला एरिया ये देखते हैं। रेगिस्तान वाला अपना मेनली राजस्थान में, थोड़ा बहुत गुजरात में, थोड़ा बहुत पंजाब और हरियाणा में आता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में, पूरा राजस्थान भी रेगिस्तान नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कुछ लोग राजस्थान का नाम सुनते ही ऐसा समझते हैं कि पूरा पूरा राजस्थान रेगिस्तान है। राजस्थान के मध्य में से अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की साइड में वहाँ पे अधिक मात्रा में रेगिस्तान मिलता है। पूर्वी राजस्थान ऑलमोस्ट उत्तर मैदान जैसा है, ये देखेंगे आप, पूर्वी राजस्थान ऑलमोस्ट उत्तर मैदान जैसा है, ठीक है। पूर्वी मैदान में बहुत अच्छी नदियाँ राजस्थान में बहती हैं, जैसे चंबल नदी, उसके अलावा बनास नदी, गंभीरी नदी, ये पूर्वी राजस्थान में बहती हैं, जिनके कारण जो है यहाँ पे मैदान जैसी मैदान कंडीशन बनती है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में। ओके, तो पहला पार्ट हिमालय क्षेत्र, नॉर्थर्न प्लेन, ये अपनी नवीनतम बलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन्स है। आपका सवाल आएगा सर नवीनतम बलित पर्वतमाला कैसे है? तो यहाँ पे वैसे तो मैंने नीचे ये लिया हुआ ही है, भारतीय उपमहाद्वीप का जो निर्माण हुआ है पहले वो समझ लेते हैं, फिर वो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो, जैसा वैज्ञानिक और जैसे भूगोलवेत्ता अध्ययन करते हैं या खोज करते हैं, उस आधार पे हम देखें तो हमें पता चलता है कि एक टाइम पे, पुराने टाइम पे पृथ्वी का निर्माण जब हुआ था 6.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, 4.5 अरब, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और उस समय पृथ्वी पे सिर्फ एक ही स्थलखंड था जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था स्थलखंड का? ये सिर्फ स्थलखंड एक ही था पूरा, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसका नाम था पेंजिया, और उसके चारों तरफ पानी था, उस पानी का नाम था पेंथालासा। पेंजिया एक स्थलखंड और उसके चारों तरफ पेंथालासा। अब एक टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो ये कहता है कि हमारी धरती के नीचे जो लेयर्स हैं उनमें एक लेयर है जो लावा के रूप में है, और उस लावा के ऊपर बहुत सारी अलग अलग प्लेट्स हैं जो तैर रही हैं। अब उस थ्योरी के अनुसार वो प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी होती रहती हैं। अब ये पेंजिया जो है नीचे के लावा के कारण
टूट गया, एक ऊपर वाला हिस्सा बना अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा बना गोंडवाना लैंड। दो भागों में ये पेंजिया टूट गया, स्थलखंड था वो टूट के दो भागों में चला गया, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से अगर बात करें तो वर्तमान में यूरोप एशिया का ऊपर वाला भाग, नॉर्थ इंडिया ऊपर वाला भाग जिसमें अपना रूस आएगा, मंगोलिया आएगा, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका भी बना, ठीक है। और बीच में आ गया तैतीस सागर। वैसे तो ये चारों तरफ जो था वो हमने बोला था कि पेंथालासा था, जब इनके बीच में जब पानी भर गया तो उसको बोल दिया गया तैतीस सागर। नीचे है गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड में अपना साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना और इंडिया बना, इससे नीचे वाले हिस्से। अब ऐसे ही अंगारा लैंड भी अलग अलग प्लेटों में टूटा, नीचे वाला गोंडवाना लैंड भी अलग अलग प्लेटों में टूटा। अब इस मैप में आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला हिस्सा है अपना नीचे की साइड में गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है अंगारा लैंड। ऊपर वाला ए अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना, ठीक है। तो ये गोंडवाना के अंतर्गत आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये इंडिया वाला हिस्सा है। शुरू में ये इंडिया वाला हिस्सा अफ्रीका से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह संवहनी तरंगों के कारण, जो अपने धरती के नीचे जो लावा है उसके कारण जो है वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकती हैं, ठीक है। उन तीन तरीके से खिसकती हैं, वो बर्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, वो वहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि भारत यहाँ से ऊपर की साइड में चलना शुरू किया, धीरे धीरे भारत चलता गया इस तरीके से। यहाँ से शुरू कीजिए ये वाला मैप में, फिर यहाँ से अलग हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर सरका, फिर और ऊपर आया, और यहाँ पे आके ऊपर यहाँ यूरेशिया वाली प्लेट से जो है वो जुड़ गया। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो यूरेशिया वाली प्लेट से जुड़ गई। वैसे ये प्लेट्स वाला चीज़ें मैंने डाली हुई हैं बट यहाँ समझाने का नहीं है, बस इतना पता चलना चाहिए कि एक यूरेशियन प्लेट थी यहाँ, और इंडिया वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से निकल के इस तरीके से आई है और वो यहाँ पे जाके जुड़ गई है। ओके, तो एक बार ओवरव्यू में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये अपना पृथ्वी है। ओके, इस पृथ्वी की जब निर्माण हुआ था 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कितने टाइम पहले? 4.6 अरब वर्ष पूरे जो है इसका निर्माण हुआ था। यूनिवर्स का निर्माण 13.7 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी का 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है वो निर्माण हुआ था। ओके, अब यहाँ पे जब पृथ्वी बनी तो उसमें बीचों बीच में क्या था? जब पृथ्वी बनी तो उसके बीचों बीच में जब पृथ्वी बनी तो उसके बीचों बीच में था अपना एक स्थलखंड जिसका नाम था पेंजिया। इस स्थलखंड का नाम क्या दे दिया? पेंजिया। और इसके चारों तरफ जो पानी था उस पानी का नाम दे दिया पेंथालासा, ठीक है। समय के साथ में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार ये हिस्सा दो भागों में टूट गया, पेंजिया वाला। तो पेंजिया वाला हिस्सा दो भागों में टूटा। लेट मी डिवाइड इन टू पार्ट्स। मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे ये दो भागों में टूट गया पेंजिया वाला हिस्सा। ओके, ये टूट गया। अब नीचे वाला हिस्सा थोड़ा नीचे की साइड में आ गया और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर चला गया, और इनके नाम हमने अलग अलग रख दिए। ऊपर वाले हिस्से को हमने बोल दिया अंगारा लैंड, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को बोल दिया हमने गोंडवाना लैंड। अब इस गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका बनता है, गोंडवाना लैंड से अफ्रीका बनता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है तो इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यहीं से बनता है। और अंगारा लैंड वाले हिस्से से इससे जो बनता है वो बनता है अपना दूसरा वाला पार्ट, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका बोल देते हैं, यूरोप बोल देते हैं, एशिया बोल देते हैं। हमारा भारत जो था वो अफ्रीका से टच था। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका के मेडागास्कर के पास में इस तरीके से भारत था, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है ऊपर की साइड में। हमारे भारत ने समय के साथ में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार ऐसे ऊपर की साइड में खिसकना शुरू किया, और खिसकते खिसकते वो इस जगह पे यूरेशियन प्लेट से आके टकराया, ठीक है। अब यही थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की थ्योरी ही कहती है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने के कारण, ये बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, टकराने के कारण उनके बीच में फोल्डेड माउंटेन्स इस तरीके से बनती हैं, क्योंकि उन दोनों में तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, इसके कारण वो ऊपर की साइड में उठ जाता है यहाँ वाला हिस्सा। तो यहाँ पे एक हिस्सा ऊपर की साइड में उठता चला गया, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, उठने के कारण वहाँ पे क्या बन गए? पर्वत। तो उनको बोलते हैं हम फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, बलित पर्वत, यानी दबाव के कारण बने हुए पर्वत हैं, उनको हम बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं।
तो हिमालय जो है वो फोल्डेड माउंटेन यानी बलित पर्वत है। अब चूंकि ये प्लेट के खिसकने से बना है और आज भी बन रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट आज भी खिसक रही है, तो ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है। ओके, वैसे मैंने आपको एक चीज़ पहले समझा दी होगी शायद, पर्वत में, पहाड़ी में और पठार में क्या अंतर होता है। पर्वत एकदम से इस तरीके से उनका स्लोप बहुत तीव्र होता है, ठीक है, ऊपर उठे हुए होते हैं, और इनका जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है उसे हम शिखर बोल देते हैं पर्वतों के। उसके अलावा पठार में क्या होता है, स्लोप थोड़ा कम होता है इस तरीके से, और ऊपर जाके वो समतल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, तो वो पठार होता है। और पठारों की ऊंचाई नॉर्मल कम रहती है, पठारों की ऊंचाई 600 मीटर के आसपास तक रहती है। पर्वत 1000 मीटर तक भी जाते हैं, उससे ऊपर भी जाते हैं, 8000 मीटर तक भी जाते हैं, ठीक है। और पर्वत एक नहीं होते, वो छोटी छोटी अगर पहाड़ियाँ होती हैं, पर्वत जब कट जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसको उस दिन पहाड़ी बोल देते हैं। ज़्यादा ऊंची ऊंचाई नहीं हो लेकिन स्लोप ज़्यादा हो तो उसे हम पहाड़ियाँ बोल देते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला फीचर निकल के आया, वो निकल के आया हिमालय। और हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ है कि जो पेंजिया था वो टूटा, अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में एक प्लेट थी, उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया और वो जाके टकराई यूरेशियन प्लेट से। किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। और जब यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे बना क्या, हिमालय। और हिमालय ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये न्यूएस्ट है, ये बलित पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पे ये अपना हिमालय बना। तो हिमालय बनने की प्रक्रिया या इंडिया के खिसकने की प्रक्रिया एक आपको समझ में आ गई। अगर बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो राजस्थान के बीचों बीच में, गुजरात से लेके, पालनपुर से लेके और दिल्ली तक जाती है, रायसीना हिल्स तक जाती है। तो वो बीच में जो पर्वत श्रृंखला है वो अपनी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और उसमें हम जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मान के चलते हैं उसे, अरावली पर्वत श्रृंखला को प्राचीनतम, ओल्डेस्ट, क्योंकि एक टाइम पे वो बहुत ऊंची थी, ठीक है। तो ये अपना हिमालय नवीनतम है और अरावली प्राचीनतम है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राचीन थी। समय के साथ में वो हवा के कारण, पानी के कारण, बर्फ के कारण, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा उसका घिसना शुरू हुआ और घिसते घिसते उसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। ओके, तो ये हमने हिमालय का निर्माण, हमने पहले ओवरव्यू में देखा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और उसको हमने क्या बोल दिया, नवीनतम बलित पर्वतमाला, फोल्डेड माउंटेन बोल दिया। अब हिमालय है, बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है तो वहाँ पे जो पानी है वो जम के बर्फ़ बन जाता है, तो ज़्यादातर हिमालय बर्फ़ से ढका हुआ है। अब चूंकि एक ही पहाड़ तो है नहीं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बीच में खाइयाँ भी आती हैं, और ये नॉर्मली जो खाइयाँ हैं या घाटियाँ, ये नदियों के द्वारा बनाई गई हैं। और इसका हिमालय का सबसे नीचे वाला इलाका जो है वो थोड़ा बहुत उपजाऊ भी है, नीचे नीचे वाला, ठीक है, उसे हम उपजाऊ तलहटी बोलते हैं। हिमालय के जस्ट नीचे आते हैं तो वो तलहटी होती है, किसी भी पर्वत के नीचे आते हैं तलहटी, तो वो उपजाऊ है। तो मेनली तो हिमालय क्या है, अगर याद रखेंगे तो एक तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ से ढका हुआ है, गहरी खाइयाँ हैं, नीचे की साइड में तलहटी थोड़ी सी इसकी उपजाऊ है। मेनली हिमालय को हम पूरा, जैसे ये पूरा फीचर हमने देख लिया, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक बोल देते हैं हिमाद्री, एक बोलते हैं हिमाचल, और एक बोल देते हैं शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, 3 नाम है इसमें, ठीक है। हिमाद्री को हिम प्लस आद्री, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ पूरा, तो ये सबसे पहला इस जगह वाला है, ठीक है, जो सबसे ऊंचा है, ठीक है। इसको हम महान हिमालय भी बोल देते हैं, हिमाद्री को महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रेटर हिमालय भी बोल देते हैं, और हिमाद्री तो बोलते ही हैं। इसके बाद में जब दूसरे नंबर का जो हम हिमालय पढ़ते हैं उसे हम बोल देते हैं, बीच वाले हिमालय को बोल देते हैं, दूसरे वाले को हम बोल देते हैं हिमाचल के नाम से। किस नाम से बोल देते हैं, हिमाचल के नाम से। और जो सबसे नीचे है और जिसकी ऊंचाई सबसे कम है उसको हम बोल देते हैं शिवालिक के नाम से, ठीक है। शिवालिक को हम आउटर हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है। हिमाचल को हम मिडिल हिमालय बोल देते हैं या लघु हिमालय बोल देते हैं, ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोल देते हैं। तो हिमाचल के नाम में काफ़ी बार मैंने कन्फ्यूजन देखा है बच्चों के साथ में कि भाई हिमाचल को तो मध्य हिमालय बोल देते हैं और शिवालिक को हम लघु हिमालय बोल देते हैं, लेकिन लघु और मध्य हिमालय ये दोनों के दोनों ये हिमाचल ही है, ठीक है, लघु और मध्य हिमालय हिमाचल ही है। और लंबाई हिमालय की यहाँ से लेके, इस जगह से लेके अगर हम जाते हैं, इस एरिया से लेके और यहाँ तक जाते हैं तो करीब करीब, ठीक है,
ये करीब करीब काराकोरम K2 से लेके और नामचा बारवा यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, जहाँ से ये फोल्ड यहाँ से इस तरीके से सिंटेक्सियल बेंड लेता है, थोड़ा सा मुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मुड़ता है, तो इस जगह पे एक पर्वत है, इस जगह पे एक पहाड़ चोटी है जिसका नाम है नामचा बारवा। तो K2 से लेके नामचा बारवा तक ये लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर की है। चौड़ाई की अगर बात करें हिमालय की, तो आप इस इमेज में ही देख पा रहे होंगे कि चौड़ाई हिमालय की इस क्षेत्र में आपको ज़्यादा दिख रही होगी, धीरे धीरे आपको चौड़ाई कम होती जा रही दिख रही होगी। तो यहाँ पे कश्मीर वाले क्षेत्र में तो चौड़ाई 400 किलोमीटर तक की है, लेकिन इधर अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते वो 150 किलोमीटर की हो जाती है। तो चौड़ाई कश्मीर वाले एरिया में 400 किलोमीटर की है और अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते 150 किलोमीटर हो जाती है। हिमालय का जो क्रोड है, जो अंदरूनी भाग है, वो ग्रेनाइट से निर्मित है। ओके, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ओवरव्यू में हिमालय अगर आपको देखना हो तो क्या बोलेंगे हिमालय। अभी तो हम डीप में बहुत पढ़ेंगे, चीज़ें बार बार रिपीट होंगी इसमें, ये लेक्चर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम जब जितना बार बार रिपीट करेंगे उतनी ही चीज़ें याद होंगी, और जितना मैप से पढ़ेंगे उतना ही याद होती है। मैंने बोला है ओमास जीके सीरीज मतलब आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी तो बहुत डीप में जाएंगे हिमालय के अंदर भी। ठीक है, एक ओवरव्यू में अगर बोलूँ कि इस हिमालय के बारे में आपको बोलना हो, इवन इफ कभी भी एग्जाम में लिखने के लिए पूछ दिया जाए कि भाई हिमालय के बारे में बताइए, तो आप हिमालय को क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेन, ये नवीनतम बलित पर्वतमाला है, यानी फोल्डेड माउंटेन्स हैं। ये पूरी पूरी तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ होता है, यहाँ पे गहरी खाइयाँ हैं और उपजाऊ तलहटी है। हम हिमालयी क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला हिमाद्री या महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, दूसरा हिमाचल यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और तीसरा शिवालिक यानी हम जिसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय बोल देते हैं। इसकी हिमालय की चौड़ाई जो है वो कश्मीर वाले क्षेत्र में 400 किलोमीटर तक होती है, और अरुणाचल प्रदेश तक आते आती इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर तक हो जाती है। लंबाई की बात करें तो काराकोरम से लेके नामचा बारवा पर्वत तक अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ तक लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास में है, और हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको हिमालय का बता दिया। दूसरा हम बात करते हैं उत्तरी मैदान की रिगार्डिंग। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, और ये नदियाँ अपने साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, और धीरे धीरे वो कंकड़ पत्थर घिस घिस के मिट्टी का रूप ले लेते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉइल वाला एक चैप्टर आएगा तो वहाँ आप समझ पाओगे कि सॉइल का निर्माण भी नदियों के कारण लाए गए जो कंकड़ हैं उनके धीरे धीरे घिसने के बाद में होता है। सॉइल में और 2-3 चीज़ें शामिल होती हैं, जल, वायु, खनिज, ह्यूमस, ये सब शामिल होती है, लेकिन मुख्यतः सॉइल का जो होता है वो चट्टानों के टूटकर बिखरने से और छोटे महीन कण बनने से सॉइल का निर्माण होता है। तो यहाँ से जल के द्वारा ओढ़कर जलोढ़, जल अपने साथ में लेकर के आया है जलोढ़ मिट्टी, और उसके कारण यहाँ मैदान वाले क्षेत्रों में उसे जमाव कर देता है। और जल कौन लोड के लाया है? वो नदियाँ लेके आई हैं। कौन कौन सी नदियाँ लेके आई हैं? इस तरीके से सिंधु नदी जा रही है ऊपर, यहाँ से अपनी गंगा नदी है और गंगा नदी की सहायक नदी जा रही हैं, और इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनके कारण ये पूरा क्षेत्र जो है वो जलोढ़ मैदान, उत्तरी मैदान बन गया। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी मैदान जिसे हम जलोढ़ मैदान बोलते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये निर्मित है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है तो अधिक मात्रा में यहाँ खेती होती है, और खेती होती है तो खाने का अगर कहीं पे भी मिल जाता है तो मनुष्य की सबसे ज़्यादा बचने का काम भी वहीं होता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहीं पे है। अगर आप गौर करेंगे तो इंडिया की अधिकतर पॉपुलेशन सिर्फ इतने से ही एरिया में बसी हुई है। यूपी में अगर जाओगे 2011 की जनगणना गलती है 20 करोड़, मुझे लगता है आज के टाइम पे अभी 2027 की जनगणना आएगी उसके बाद में आप देखेंगे तो 26-27 करोड़ मिलेगा। बिहार, यूपी में देखोगे तो 20 करोड़ उस समय 2011 में, बिहार देखोगे तो उस समय 10 करोड़, पश्चिम बंगाल भी देखोगे तो 10 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, असम भी देखोगे 3.5-4 करोड़ था। इधर जाओगे तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का ये वाला हिस्सा, इधर पॉपुलेशन राजस्थान की कम रहती है, यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो इंडिया की ऑलमोस्ट 50 से 60% पॉपुलेशन तो इतने से ही क्षेत्र में रह लेती है। ज़्यादातर पॉपुलेशन उत्तरी मैदान में रहती है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, और औसत ऊंचाई 50 से 300 मीटर तक की है। समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, समुद्र तल को इक्वल 0 मान के, और समुद्र तल से कौन कितना ऊंचा है उस हिसाब पे बोला जाता है औसत ऊंचाई। अब हिमालय की औसत ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, 1000 मीटर तक भी हो जाती है। ठीक है, अलग अलग है वो महान हिमालय की सबसे ज़्यादा, मध्य हिमालय उससे थोड़ा सा कम, और शिवालिक वाला सबसे कम होता है। ओके, तो ये होता है अपना उत्तरी मैदान। ओवरव्यू में डीप में आगे चलेगा। उसके बाद में आता है अपना प्रायद्वीपीय पठार।
प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है? प्रायद्वीप जो है वो एक ऐसा स्थलखंड, ये स्थलखंड है, ठीक है, जो चारों तरफ, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। एक्चुअली में तीन तरफ, इधर से भी है, इधर से भी है और इधर से भी है, उसे हम प्रायद्वीप बोल देते हैं। ठीक है, जो स्थलखंड जो तीन तरफ जो है वो पानी से घिरा हुआ, उसे हम प्रायद्वीप के रूप में बोल देते हैं। तो ये पूरा हिस्सा प्रायद्वीप है और यहाँ पे बीच में अधिकतर ऊंचा उठा हुआ भाग है और ऊपर जाके वो ऑलमोस्ट समतल जैसा हो जाता है, तो इसे पूरे को हम प्रायद्वीपीय पठार बोल देते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार में एक अकेला पठार नहीं है, ये अलग अलग पठार हैं। ठीक है, बहुत सारे पठार हैं, लेकिन हम ओवरव्यू में प्रायद्वीपीय पठार बोल देते हैं। और ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग भी है, क्योंकि मैंने बोला था यही हिस्सा तो था जो गोंडवाना लैंड के थ्रू उधर की साइड में आया था, तो पुराने समय पे ये बन चुका है। हिमालय सबसे नवीनतम है, उसके बाद में उत्तर के मैदान है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार तो वो ओरिजिनल वो हिस्सा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जो नीचे की साइड से ऊपर आया था और यूरेशियन प्लेट से टकराया था। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार ये हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ये ऊंचा उठा हुआ है, असमतल, मतलब वैसे हम बोल देते हैं कि भाई पठार ऊपर जाके समतल, लेकिन कहीं पे खाइयाँ आ रही हैं, कहीं पे जो है वो ऊंचा उठ रहा है, तो ऑलमोस्ट इसे असमतल भाग बोल देते हैं। पठार मैंने एक तरीके से बोला कि ऐसे जाएगा और ऐसे समतल, इस तरीके से तो नहीं होता है कभी भी। मैदान समतल होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ओके, ये अपना पठार होता है, इक्वल टू समतल हो जाता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन रह सकती है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो अपना ये प्रायद्वीपीय पठार है, सबसे प्राचीनतम है, ऊंचा है और खनिज संपदाओं से भरपूर है। अब पठार के अंदर बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं। यहीं पे हमारे ऑल इंडिया का सबसे ज़्यादा जो खनन होता है, खनिज माइंस मिनरल्स जो होते हैं वो, जैसे छोटा नागपुर का पठार हो, या हम नीचे की साइड में जाते हैं तो उड़ीसा में बहुत अच्छे तरीके से खनिज मिलते हैं, और नीचे की साइड में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में खनिज मिलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पठार हैं उनमें सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो खनिज भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? इस प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसको भी हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ओवरव्यू समझ लीजिए, फिर दोबारा रिवीजन होगा। चीज़ें याद करना और समझाना, ये दोनों चीज़ मेरी जिम्मेदारी है। बस आपका काम ये है कि इस लेक्चर को देखिए, जब दोबारा पढ़ने का मन करे तो दोबारा देख लीजिए। उसके अलावा इस PDF को आप रट लीजिए बार बार रिवाइज करके, क्योंकि एग्जाम में आप जो है वो रट्टाफिकेशन काम आएगा। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन एग्जाम में क्लिक तब करेगा जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लोगे। तो इस प्रायद्वीपीय को हम दो भागों में बांट के पढ़ लेते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ये विंध्य, सतपुड़ा, छोटा नागपुर वाला पठार, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ऊंचा उठा हुआ भाग, इसे हम मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, क्योंकि ये भारत के मध्य वाले भाग में है। यहीं पे मध्य प्रदेश भी आ जाता है। तो विंध्याचल, सतपुड़ा और छोटा नागपुर वाला पठार वाला इलाका, ये इसको हम मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। और इससे नीचे वाले इस भाग को हम बोल देते हैं दक्कन का पठार, दक्कन। ठीक है, दक्कन यानी दक्षिण, तो दक्कन का पठार वाला भी बोल देते हैं। और दक्कन के पठार में पूर्वी और पश्चिमी घाट आते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम काली मिट्टी आती है। यहाँ पे इस ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका ये वाला किनारा ऊंचा उठा हुआ है, जिसे हम पश्चिमी घाट बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला किनारा ऊंचा उठा हुआ है, ये वाला किनारा जो है उसे हम बोल देते हैं पूर्वी घाट। और उसके बाद में थोड़ी सी समतल जमीन जो बचती है उसे हम बोल देते हैं तट, यानी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान ये वाला हो गया, इधर वाला, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है तो ये वाला हो गया। अब आप गौर से देखेंगे तो पश्चिमी तट जो है वो सकरा है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक जा रहा है, थोड़ा सा सकरा है। और पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक है, विस्तीर्ण है। तो पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है और थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और डेल्टा से युक्त है। ये इसके तटीय मैदानों के अगर नाम की बात करें तो कोंकण, कर्नाटक, मालाबार तट, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। ये तो हम तटीय मैदानों के नाम आगे भी देखेंगे कि भाई यहाँ वाला गुजरात वाला, इसे हम गुजरात तट बोल देते हैं। ओके, फिर महाराष्ट्र से लेके और गोवा तक वाला आता है, वो उसे हम कोंकण तट बोल देते हैं। फिर कोंकण से लेके यानी गोवा से लेके कर्नाटक वाला पार करने वाला उसे होते हैं हम कन्नड़ तट बोल देते हैं। फिर कर्नाटक के बाद में अपना वाला जो आता है उसे हम केरल तट या मालाबार तट बोल देते हैं। फिर तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पे जो आता है उसे हम कोरोमंडल तट बोल देते हैं। फिर ऊपर की साइड में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें आंध्र प्रदेश वाला उत्तरी सरकार तट आता है। ओके, तो ये अपना उत्तरी सरकार तट आ जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, ओवरव्यू में आगे आएंगे। तो हमारी अभी 4 हुए,
पांचवें में हम द्वीप समूह देखेंगे दो, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद में एक है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी से निर्मित है और लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, ठीक है, कोरल रीफ से निर्मित है। और ये हमारे इंडिया के लिए पर्यटन, मत्स्य पालन और सामरिक स्ट्रेटेजिक महत्व के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि अगर हमने चैप्टर 1 में देखा हो तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी अगर हिस्सा है, स्थल भाग है, तो उससे 12 नॉटिकल माइल तक, फिर उसके बाद में 24 नॉटिकल माइल तक, फिर उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल तक EEZ के रूप में स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं उस देश को। तो अगर यहाँ पे हमारे पास में स्थल भूमि है तो इसके बहुत लंबा एरिया हमारे पास में आ गया, और यहाँ पे भी है तो उसके आसपास का जो समुद्री है वहाँ पे खनन के लिए वो एक बहुत बड़ा एरिया हमारे पास में आ गया। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है स्ट्रेटेजिक रूप से। और सामरिक महत्व में एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नीचे की साइड में इंडोनेशिया का जो सुमात्रा वाला द्वीप समूह है, वहाँ के बीच में जो मलक्का जल संधि जा रही है वो इसी एरिया से जाती है। तो इंडिया ने यहाँ पे पहली ट्राई सर्विस यहाँ पे अपनी जो है वो डिप्लॉय की। ट्राई सर्विस मतलब एक ही जगह पे आर्मी, एक ही उसी स्थान पे अपना एयरफोर्स और नेवी एक स्थान पे हैं, तो वो अपना पहला जो है वो ट्राई सर्विस हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि विश्व का बहुत सारा जो है व्यापार इसी रास्ते से होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मार्ग हो गया सामरिक महत्व का। तो ये एक ओवरव्यू हमने देखा। चलो ओवरव्यू बार बार देख लिया है, अब हम एक पहले पार्ट में चलते हैं। उससे पहले एक डाटा याद कर लेते हैं। NCERT में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये डाटा NCERT के अकॉर्डिंग हमारे पूरे भारत में जितना भी भाग है उसमें 43% पे तो मैदान है, मैक्सिमम भाग पे क्या है, मैदान। उसके बाद में 27% पे हमारे पे क्या है, 27% पे पठार हैं, ठीक है। 18% पे पहाड़ियाँ हैं और 11% के आसपास। अब इसमें 18 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग है, 43 पॉइंट समथिंग है, इस तरीके से निकल के आता है, लेकिन हम ओवरव्यू में बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, मैदान। उसके बाद में क्या है, पठार। उसके बाद में पहाड़ियाँ 18% और पर्वत जो है वो 10.6%। NCERT में लिखा हुआ है तो मैंने डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, बताइए कि मैदान कितने % पे हैं। तो मैदान कितने % पे हैं, मैदान है अपने 43% पे। पठार कितने पे हैं, 27% पे, ओके। पहाड़ियाँ कितने पे हैं, पहाड़ियाँ हैं अपनी 18% पे। और अपने पर्वत जो हैं, ठीक है, पर्वतों का छोटा रूप को पहाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। और पर्वत जो है वो 10% या 11% पे ऑलमोस्ट है, ओके। तो ये आपको डाटा याद रहना चाहिए। ये मैंने आपको समझा दिया था कि भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ था ओवरव्यू में। पेंजिया के 2 भाग टूटे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, वो ऊपर की साइड में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ऊपर की साइड में आती है और ऊपर अपने यूरेशियन प्लेट से टकराती है, ठीक है। तो ये होता है अपना इधर वाला पार्ट, और जिसमें हमने एक बार ओवरव्यू में ये देख लिया, ओके। नाउ वी कम ऑन दी नेक्स्ट पॉइंट कि सबसे पहला पार्ट जोग्राफिकल डिवीजन में हिमालय। ओवरव्यू तो हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं कि भाई हिमालय जो है वो सबसे उत्तर वाला हिस्सा है, और इसके तहत हम देखते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। नवीनतम बलित पर्वतमाला है हिमालय, फोल्डेड माउंटेन है, ये तो समझ में आया, ठीक है। मैंने बता दिया किस तरीके से नवीनतम है, ठीक है। नवीनतम पर्वतमाला, विश्व की नवीनतम पर्वतमालाओं में हिमालय आता है, उधर एंडीज श्रृंखला आती है, ठीक है। तो आल्प्स श्रेणी आती है। अब ये बर्फ से ढकी है, गहरी खाई है, उपजाऊ तलहटी है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। कुछ थोड़ा सा और डाटा कि भाई एक अकेला पर्वत नहीं है, ये बहुत सारी समांतर सीरीज में है पर्वत, ठीक है। तो एक ही पहाड़ी नहीं है, एक ही पर्वत नहीं है, बहुत सारी समांतर श्रृंखलाएं हैं, और ये ऑलमोस्ट 5 लाख किलोमीटर एरिया कवर कर लेता है। लंबाई मैंने बताई थी 2500 किलोमीटर की, ठीक है, लंबाई 2500 किलोमीटर की। कश्मीर की साइड में चौड़ाई 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में वो 150 किलोमीटर बताई थी, ओके। इसकी 3 श्रेणियां बताई थी, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय से ऊपर वाले हिस्से को भी हम देखते हैं। कुछ क्षेत्र हिमालय से ऊपर की साइड में है जो हिमालय के बनने के कारण और ऊंचे उठ गए थे, क्योंकि हिमालय से ऊपर की साइड में तिब्बत पठार है। तो हिमालय से ऊपर वाला या आगे की साइड में हिमालय से पार वाला हिस्सा, उसे हम बोल देते हैं ट्रांस हिमालय। अब उसको भी पढ़ना होता है क्योंकि उस ट्रांस हिमालय का हमारे इंडिया में हिस्सा आता है, तो हम उसे बोल देते हैं ट्रांस हिमालय। जब हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय को हम एक ट्रांस हिमालय के रूप में, फिर मुख्य हिमालय जिसके 3 भाग जो मैं बोल रहा हूँ वो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और फिर पूर्वोत्तर वाला हिमालय। पूर्वोत्तर वाले हिमालय ये वाला हिस्सा,
ठीक है, पूर्वोत्तर वाला हिमालय, ये वाला हिस्सा हमें देखना होता है। तो ये हमें पता है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, 3 पहाड़ियाँ, लंबाई हमें याद हो गई है, चौड़ाई हमें याद हो गई है, हिमालय क्रोड जो है वो ग्रेनाइट से है, और चापाकार आकृति या तलवार के समान आकृति है, ये तो आपको वैसे भी पता चल रहा होगा। इस तरीके से आपको तलवार बनती हुई दिख रही होगी, ठीक है, इस तरीके से आपको हिमालय तलवार के जैसे बनता हुआ दिख रहा होगा, तो इसे चाप या तलवार जैसी आकृति में बोला जाता है। तो अब हमें हिमालय के जो मुख्य हिमालय है उसके 3 भाग तो देखने ही है, उससे पहले हम हिमालय से ऊपर वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय देख लें, और इसके अलावा हम यहाँ पे इधर की साइड वाला अपना पूर्वोत्तर हिमालय भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो लेट स्टार्ट विद दिस। देखो, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ मेनली, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, और एक श्रेणी और है कैलाश श्रेणी। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये तीनों इसी तरीके से याद रखनी है आपको, ऊपर से नीचे क्रम पूछा जाता है। काराकोरम ये रहा ऊपर की साइड में, मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है आपको काराकोरम। दूसरे नंबर पे आपको लद्दाख सीरीज दिख रही है, तीसरे नंबर पे जांस्कर दिख रहा है, और इधर की साइड में आपको कैलाश श्रेणी दिख रही है जो तिब्बत वाले इलाके में है, ठीक है। कैलाश सीरीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आपको याद रखने हैं, और ऊपर से नीचे ही याद रखने हैं आपको। सीरीज में बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण क्रम जमा दीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश, KLJ, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश, याद करो, कैसे भी याद करो, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश, ये उत्तर से दक्षिण की साइड में इनका क्रम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये कौन सा होता है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। और हमारा जो मुख्य हिमालय है, ये वाला हिमालय, ये जो चल रहा है इस तरीके से, इस हिमालय के अंतर्गत 3 पार्ट हैं, ठीक है। इस हिमालय के 3 पार्ट हैं। पहला हिमालय बृहद हिमालय, ठीक है। कौन सा है पहला? बृहद हिमालय, ठीक है, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है। हिमाद्री या बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, इसके 3 नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बीच वाला, ये आपको दिख रहा होगा बीच वाला हिस्सा, ये इस दूसरे वाले को हम बोल देते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, या इसी का नाम हम बोल देते हैं हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा हिमाचल प्रदेश वाला है, तो हिमाचल हिमालय। सबसे नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाला पर्वत श्रृंखला, इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो ये वाली आपको दिख रही होगी, जिसकी ऊंचाई सबसे कम होती है, तो इसको हम बोल देते हैं शिवालिक हिमालय। इसे हम आउटर हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है, आउटर हिमालय भी बोल देते हैं, बाह्य हिमालय भी बोल देते हैं। इसे हम लघु हिमालय नहीं बोलते हैं, लघु हिमालय हम मध्य हिमालय को ही बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम आते हैं पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में। तो ये वाला पूर्वोत्तर वाला इलाका है, यहाँ से ये हिमालय जो है वो बेंड हो जाता है, जिसे हम सिंटेक्सियल बेंड बोल देते हैं, और यहाँ पे पूर्वोत्तर वाली पहाड़ियाँ हैं, जिसमें मीजो, नागा, ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं, वो भी हिमालय के हिस्से ही मानी जाती हैं, ठीक है। और इधर की साइड में जो देश है उसका नाम है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। अब ओवरव्यू में ये मैंने आपको दिखा दिया कि आपको अब आंख बंद करके याद होना चाहिए कि हिमालय को कितने भागों में बांटते हैं। मुख्य हिमालय को हम 3 भागों में बांट देते हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। और हिमालय से ऊपर वाले हिमालय को हम बोल देते हैं ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश श्रेणी आती हैं। और अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हैं तो पूर्वोत्तर हिमालय के उसे नाम से बोल देते हैं, ओके। और ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई हिमालय की उत्पत्ति जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार मानी गई है। इसका काल जो माना जाता है वो याद रख लेना आप, ये काल जो है हिमालय का निर्माण करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है सीनोजोइक एरा में, बट फिर भी 7 करोड़ नवीनतम है, ठीक है। क्योंकि एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक चैप्टर आता है जिसमें पूरी पृथ्वी को 4.5 अरब वर्ष से लेके प्रेजेंट तक जो जो पृथ्वी पे उत्पत्ति हुई है पर्वत पठार मैदानों की, उस हिसाब से, या मनुष्य का निर्माण भी किस हिसाब से हुआ है उस हिसाब से बांटा गया, अलग अलग एरा में, इपोक में, ठीक है, पीरियड्स में बांटा गया है, कल्प, महाकल्प और युगों में बांटा गया है। तो उसमें एक टर्सरी युग आता है अपना, उसका एक एरा होता है सिनोजेइक एरा, और उस समय के आसपास में हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो उस समय 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ था। कितना एरिया है हिमालय के पास में? हिमालय के पास में करीब करीब 5 लाख किलोमीटर का एरिया है। एंड देन उसके बाद में ओवरव्यू में आपको पता चल गया कि लंबाई 2500 किलोमीटर है,
एंड चौड़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर है, एंड अरुणाचल प्रदेश की साइड में जाते हैं तो वो अपना 150 किलोमीटर के आसपास में हो जाती है। तो ये ओवरव्यू में सारी चीज़ें आपको हिमालय की पता चल गई। अब ये मैप में भी आपको मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिखा दी, ठीक है। फिर भी एक मैप में एक दो चीज़ें और देख लीजिए आप। यहाँ पे इधर की साइड में जाते हैं तो यहाँ पे एक कुनलुन सीरीज है, ठीक है, जिसका नाम है कुनलुन सीरीज। ये आपको दिख रही होगी, ये चाइना वाले क्षेत्र में जाती है, तिब्बत वाले में, जिसका नाम है कुनलुन। ये अपने ट्रांस हिमालय से ऊपर है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। और अफगानिस्तान साइड में आती है वो हिंदू कुश सीरीज, और यहाँ से हिमालय वाला हिस्सा जा ही रहा है। तो एक पठार है जिसका नाम है पामीर पठार। वो पामीर पठार कुनलुन श्रेणी को भी जोड़ रहा है, हिंदू कुश को भी जोड़ रहा है, और हिमालय को भी जोड़ रहा है। अब जोड़ रहा है तो वो गांठ के जैसे बना रहा है, तो हम उसे पामीर नोट के नाम से जान लेते हैं। सुलेमान किरथार श्रेणी जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं। हिमालय वाला पार्ट चल रहा है तो हिमालय पे फोकस करते हैं। हिमालय का भौतिक विभाजन, चलो अब एक एक करके डीप चलते हैं अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा हम अंदर की साइड में डीप चलते हैं और इसमें ओवरव्यू में इसको कवर करेंगे प्रॉपर्ली। चलो, हिमालय का भौतिक विभाजन ओवरव्यू में तो आपको पहले से पता ही है कि कितने भाग हैं, वो तो आपको पता है। ओके, यस, आपको एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने हिसाब से कि हिमालय का भौतिक विभाजन किस तरीके से है। एंड हिमालय का भौतिक विभाजन में आपने ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय देखे ही हैं। ओके, लेट मी चेंज द स्क्रीन क्वालिटी। यस, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा सारी चीज़ें। चलो, नाउ वी कम ऑन दी 1 second. Yes, now you can see me. Okay, and 1 second for something change. ओके, हिमालय को हम रिवाइज करेंगे एक बार ओवरव्यू में। आप शुरू कीजिए। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय भारत और म्यांमार की सीमा बना रहा है, वो आपको पता ही है। यहाँ पे सिंटेक्सियल बैंड बनता है, ठीक है, जिसे हम हेयर पिन टर्न भी बोलते हैं, और हिंदी में उसे अक्ष संघीय मोड़ भी बोलते हैं। ये तो पूर्वोत्तर हिमालय का है। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ट्रांस हिमालय ऊपर ऊपर हिमालय से भी ऊपर जाते हैं। इसे हम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी बोल देते हैं। उसे तिब्बती हिमालय, तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे तिब्बती हिमालय। और औसत ऊंचाई उसकी 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है, बर्फ़ से ढका हुआ है, हिमाच्छादित है पूरा का पूरा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं, वो ट्रांस हिमालय में मिलते हैं। इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट काराकोरम सीरीज, लद्दाख सीरीज, चांसकर सीरीज और कैलाश सीरीज। कैलाश सीरीज में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरला मांदता। कैलाश सीरीज के अंदर ही गुरला मांदता आता है, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश सीरीज ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और काराकोरम सीरीज जो है वो उसकी ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। अब काराकोरम सीरीज का K2 वाला जो पार्ट है वो पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, लेकिन हम इंडिया के लिए उसी को, क्योंकि वो इंडिया के ऑफिशियल में इंडिया का हिस्सा है, तो K2 हम इंडिया की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। तो कितनी ऊंचाई है उसकी? 8611 मीटर की, ठीक है। अब काराकोरम सीरीज के अंतर्गत ही बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर आगे तो पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू में यहाँ पे याद होने चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियोफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर। 4 तो काराकोरम के जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं वो सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो एंड हिस्पर। ये 4 ग्लेशियर आपको नाम याद होने चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रांस हिमालय का नाम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय। औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक, बर्फ़ से ढका हुआ होता है। ये काराकोरम सीरीज इसी के अंतर्गत आती है। 3 सीरीज आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और एक कैलाश सीरीज भी इसी में आती है। कैलाश सीरीज की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरला मांदता है। और यहाँ पे कुछ घाटियाँ हैं जो अभी प्रेजेंट में पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से में ही आती हैं। सिगार घाटी, हुंजा घाटी और नुब्रा घाटी, ये यहाँ पे कुछ घाटियाँ हैं। तो अगर आपको देखिए, एक पेज के अंदर मैंने कितना शानदार तरीके से पूरा समाहित कर लिया है। एंड ये अगर आपने पढ़ लिया तो कोई एग्जाम में सवाल बाहर नहीं जाने वाला, सिर्फ एक पेज में ही कवर करा है बहुत शानदार तरीके से। तो हम एक एक पार्ट में बात कर रहे हैं। पहले हम ट्रांस हिमालय वाला देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय वाला, ठीक है। ट्रांस हिमालय, इसे हम अन्य नाम क्या बोल देते हैं? इसको हम तिब्बत हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है।
इसका अन्य नाम क्या बोल देते हैं, तिब्बत हिमालय। ये मेरा रिवाइज कराने का रहेगा, आपको बार बार रिवाइज कराता रहूँगा चीज़ों को। ओके, ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय भी बोल देते हैं। उसके बाद में इसकी मेनली आपको जो है वो सीरीज याद होनी चाहिए, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और अपना कैलाश सीरीज, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश सीरीज, ये चारों सीरीज के नाम याद होने चाहिए। अब काराकोरम में K2 सीरीज मिलती ही है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं, जिसमें ये ग्लेशियर्स हैं अपने सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो एंड हिस्पर। ये ग्लेशियर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद में अपनी सीरीज जो आ रही है वो लद्दाख सीरीज आ रही है, जांस्कर सीरीज आ रही है, कैलाश सीरीज आ रही है। गुरला मान्यता यहाँ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी है। और घाटियाँ जो मिलती हैं, सिगार घाटी, हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी, ये सब ट्रांस हिमालय में मिलती हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, उनमें से खारदुंगला पास और चांगला पास, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो अपने ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ट्रांस हिमालय आपको रटा हुआ होना चाहिए। ओवरव्यू में रिवाइज कराता हूँ। ट्रांस हिमालय का नाम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक। ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, काराकोरम सीरीज, लद्दाख सीरीज, जांस्कर सीरीज एंड कैलाश सीरीज। काराकोरम में K2 श्रृंखला K2 पीक पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ओके, वो इंडिया की सबसे ऊंची पीक मानी जाती है। उसके अंतर्गत काराकोरम सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और वो ग्लेशियर्स हैं सियाचिन, बल्टोरा, बियोफो और हिस्पर ग्लेशियर्स, ठीक है। उसके बाद लद्दाख सीरीज आती है, फिर जांस्कर आती है, फिर कैलाश सीरीज आती है, ठीक है। कैलाश सीरीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरला मान्यता। इस पे कुछ फेमस घाटियाँ या वैलीज हैं, जिनमें से सिगार घाटी, हुंजा घाटी और नुब्रा घाटी हैं। ये तीनों के तीनों अभी प्रेजेंट में POK के अधिकृत में, पाक अधिकृत कश्मीर में आती हैं, ठीक है। आप पासेज की बात करते हैं तो खारदुंगला और चांगला ये यहाँ पे दर्रे हैं इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो ये ट्रांस हिमालय ओवरव्यू हुआ। अब आते हैं मुख्य हिमालय, जिसे हम 3 भागों में पार्ट में पढ़ते हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। नामों में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नाम आपको याद हुए होने चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है, ठीक है, अच्छे से याद होने चाहिए हमेशा। हम बृहद हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय बोल देते हैं, हिमाद्री बोल देते हैं, महान हिमालय बोल देते हैं। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल बोल देते हैं। शिवालिक, आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय या दक्षिण हिमालय बोल देते हैं। ये नाम आपको अच्छे तरीके से रखे हुए होने चाहिए, ठीक है, नामों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय, इस मुख्य हिमालय के 3 पार्ट हैं, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है अपना बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, ओके, इसे हम बोल देते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी बोल देते हैं। ये नामों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है अपना मध्य हिमालय, ठीक है, या लघु हिमालय या हिमाचल। शिवालिक सबसे नीचे वाला है, तो दूसरे वाले का नाम क्या है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल, ठीक है। और तीसरे वाले का नाम क्या है? शिवालिक, ठीक है। शिवालिक बोल दो या बाह्य हिमालय बोल दो, बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय बोल दो, ठीक है, या दक्षिण हिमालय बोल दो, सबसे नीचे की साइड में है तो उसे दक्षिण हिमालय। नाम ये क्लियर रहने चाहिए आपकी साइड से। ओके, नाउ वी कम ऑन दी पॉइंट बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। औसत ऊंचाई ऑलमोस्ट 6000 मीटर के आसपास ही रहती है। यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ट्रांस हिमालय से भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड के लिए यू हैव टू वेट। यस, तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है। यहाँ पे जो मुख्य चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है पूरे विश्व की, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। K2 की अगर आपको याद हो तो 8611 मीटर थी। ओके, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अपनी माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत की नहीं है ये, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल वाले क्षेत्र में आता है। तो नेपाल एक अलग देश हो गया, तो हम बोल देते हैं भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट।
लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। अब भारत की चोटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करके समझने की कोशिश कर लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? माउंट एवरेस्ट हो गई, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसमें दो बनते हैं, एक बनता है K2। अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 काराकोरम सीरीज के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर सवाल यही पूछा जाए कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित, ठीक है, तो भारत में स्थित है वो कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम वाले सीरीज में। तो कंचनजंगा जो है वो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो आप बोलेंगे सर ये K2 वाला क्यों नहीं मान रहे? K2 वाला अगर सवाल नॉर्मली हो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो K2, लेकिन भारत में अभी प्रेजेंट में वो स्थित नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो एरिया अभी पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में आता है। बाकी हमारे इंडिया का ऑफिशियल मैप उसे अपने अंदर ही शामिल करके मानता है, ठीक है, इंडिया का आधिकारिक मैप, इसलिए K2 को हम सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं। गॉट इट? नाउ वी कम ऑन द पॉइंट कि औसत ऊंचाई कितनी है बृहद हिमालय की या हिमाद्री की? तो 6000 मीटर से अधिक है। यहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसके बाद में माउंट कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत से लेके और नामचा बारवा तक के फैली हुई है, और नंदा देवी भी यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। तो बृहद हिमालय नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक जो है वो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट धौलागिरी है, नंदा देवी है, ये सब किस में आ रही हैं? बृहद हिमालय में आ रही हैं, बहुत ऊंची हैं। उसके अलावा अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ माउंट पीक्स, ये सब किस में आ रही हैं? ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सीरीज जो है वो बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो उसमें एक जगह कहीं धौलागिरी दे दिया और बाकी अलग दे दी, पीर पंजाल दे दिया, जांजगढ़ दे दिया, ठीक है। तो धौलागिरी अगर पूछा है, बोला है, तो वो बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो ये आपको चोटियों के नाम पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद में ये बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा, और स्थायी हिमरेखा है इधर की साइड में। सबसे प्राचीनतम हिस्सा अगर बोलेंगे, हिमालय के 3 पार्ट बने ना, तो उन 3 पार्टों में, वैसे तो पूरा हिमालय नवीनतम है, लेकिन उन 3 पार्टों में सबसे पहले यही बना था, बृहद हिमालय। फिर उसके बाद में मध्य हिमालय बना है, सबसे लास्ट में बना है अपना शिवालिक वाला। तो इन हिमालय में सबसे प्राचीनतम यही है, ठीक है। सबसे ऊंचा भी है, क्रिस्टलाइन चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट और नीस वाला जो है वो इनसे निर्मित है, ओके। तो ये हुआ अपना ओवरव्यू किसका? बृहद हिमालय का। ये ओवरव्यू नहीं है, डीप हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक। चोटियाँ ये याद रखनी पड़ेंगी, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बारवा और नंगा पर्वत, ये याद रखने पड़ेंगे। अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ के पीक, ये सब याद रखने पड़ेंगे। और ये हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, ओके। ये वाला हमने वैसे मैप डाला हुआ है, ये बृहद हिमालय, ठीक है। मैप तो मैंने बहुत सारे यूज किए हुए हैं, मतलब PDF आपने रिवाइज कर ली, पढ़ ली, तो कहीं पे भी भूलने वाले हो ही नहीं आप, ठीक है। बृहद हिमालय, उसके बाद में अपना मध्य हिमालय, फिर शिवालिक सीरीज, ठीक है। अब देखेंगे, आगे भी देखेंगे, बृहद हिमालय वाला हिस्सा इधर K2 से लेके और इधर की साइड में नामचा बारवा या नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक जा रहा है, ठीक है। जांस्कर जो थी वो हमने ऊपर की साइड ट्रांस हिमालय में देख ली। पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय की एक श्रृंखला आएगी, पीर पंजाल, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे भी, पीर पंजाल जो है वो मध्य भारत की मध्य हिमालय की श्रृंखला आएगी। हम आगे ये पॉइंट भी देखने वाले हैं कि ये जो बड़ा हिमालय है और मध्य हिमालय है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे मैदान जैसे क्षेत्र मिल जाते हैं या घास के मैदान मिल जाते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं बुग्याल और पयार। बृहद के और मध्य के बीच में जो है उसका नाम क्या है? बुग्याल और पयार। और ऐसे ही मध्य और शिवालिक के बीच में दो जो है वो मैदान जैसे एरिया बनते हैं, उनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं दून और एक को बोलते हैं द्वार। द्वार बोलते हैं पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में, और दून बोलते हैं हमारे उत्तर में, उत्तराखंड हिमाचल वाले क्षेत्र में, जैसे देहरादून, पोटली दून, इस तरीके से कोटली दून ये आते हैं, ठीक है। और द्वार उधर की साइड में असम वाले क्षेत्र में बोलते हैं। तो ये चीज़ तो हमें याद रखनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करेंगे तब। एक तो कीवर्ड याद रखो कि पीर पंजाल मध्य हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। एक पीर पंजाल मध्य हिमालय की एक जो है वो श्रृंखला है। उसके बाद याद रखना होगा बृहद और मध्य के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम बुग्याल या पयार बोलते हैं। मध्य और शिवालिक यानी नीचे वाले के बीच में जो मैदान क्षेत्र पाए जाते हैं उनको हम दून
और द्वार बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना होगा। तो ओवरव्यू हमारा बृहद हिमालय कंप्लीट हुआ, बार बार चीज़ें रिवाइज कर दी। मध्य हिमालय पे आते हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई अब थोड़ा सा कम हो गई है। ऊपर वाले की, उत्तर हिमालय की या महान हिमालय की 6000 मीटर थी, यहाँ पे हम 3500 से 4500 मीटर का एवरेज मान के चलते हैं। एग्जैक्ट कोई नहीं होता, बट एवरेज में 3500 से 4500 मीटर तक का रहता है यहाँ पे। ओके, ये अत्यधिक संपीड़ित है और जो है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है, ये याद रख लेना। निर्माण की प्रोसेस ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तब ज़्यादा समझ में आता है, बस एक बार पॉइंट याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा कंडेंस है एंड ये अवसादी चट्टानों से या परिवर्तित शैलों से निर्मित है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं? पीर पंजाल मध्य हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पे। महाभारत श्रेणी, धौलाधर, नाग टिब्बा, ये इंपॉर्टेंट सीरीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधर, नाग टिब्बा, ये किसकी हैं? मध्य हिमालय की हैं, याद रखना है। पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधर और नाग टिब्बा। धौलाधर हिमाचल में है और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। ओके, यहाँ से कुछ दर्रे पास होते हैं, जैसे बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू वाले क्षेत्र में है। तो ये दर्रे हैं, दर्रों का अलग से पार्ट आएगा, वहाँ पे मैप के थ्रू मैंने समझाया हुआ है, वो आप देखेंगे। हम बात करते हैं घाटियों की, ठीक है, वैलीज की। तो जो ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में बहुत सारी जो घाटियाँ हैं, ठीक है, उनमें कश्मीर घाटी फेमस है, लाहौल स्पीति घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है, फ्लावर घाटी है। फ्लावर घाटी उत्तराखंड में आती है, यूके में आती है, याद रखना है। ओके, और काठमांडू घाटी है। काठमांडू घाटी नेपाल वाले क्षेत्र की है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो घाटियाँ हैं, और वो किस किस के बीच में? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियाँ हैं। उसके अलावा बुग्याल और पयार जो है वो मैंने बता ही दिया था, इन दोनों के बीच में ही आता है। उत्तराखंड में जो घास के मैदान है उन्हें बुग्याल और पयार बोलते हैं, और उसी चित्र को जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मर्ग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान इन दोनों के बीच में जो आते हैं उनको हम मर्ग बोलते हैं, जिन्हें हम सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग नाम के एक शहर प्रसिद्ध हैं, उनसे आप याद कर सकते हो। ओके, तो बीच वाला अपना कौन सा हिमालय हुआ? मध्य हिमालय। रिवाइज कीजिए एक बार। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, नाम हिमाचल या लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। ऊंचाई पहले वाले की तो 6000 थी, मध्य हिमालय के आते हुए 3500 से 4500 एवरेज रख ली। ये बना जो है वो अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से या अपसारी चट्टानों से बना है। इसकी सीरीज में पीर पंजाल, महाभारत, धौलाधर, नाग टिब्बा, इसके जो फेमस पासेज या दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये यहाँ के फेमस एंड पासेज हैं। उसके अलावा घाटियाँ, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू कांगड़ा, फ्लावर घाटी, ये सब जो है वो फेमस घाटियाँ यहाँ पे हैं। मर्ग जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को बोला जाता है, और किस किस के बीच में? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। और उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। गॉट इट? आई थिंक ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम शिवालिक की। सबसे नीचे वाला आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय या दक्षिण हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई घटते घटते 900 मीटर तक, 900 या 1200 मीटर के आसपास में आ गई है, ठीक है। कभी आप हिमालय जाओगे, हिमालय तो क्या मतलब, आप कभी भी घूमने जाओगे, मसूरी जाओगे, देहरादून जाओगे, तो सबसे नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो छोटी पहाड़ियाँ हैं, 900-1200 मीटर तक के एवरेज में। तो उनको हम बोल देते हैं आउटर या शिवालिक हिमालय। जहाँ से हिमालय शुरू होता है वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो अपनी आउटर हिमालय में 900 से 1200 मीटर। हिमालय पे आप जाएंगे ना, कभी घूमने जाओगे, तुम उत्तराखंड भी जाओगे या हिमाचल जाओगे, तो शुरुआत में छोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो उनसे ऊंची पहाड़ियाँ होती जाएंगी, और लास्ट में तो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हो जाएंगी जहाँ पहुँचना ही संभव नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ से जमी हुई होती है वो, ठीक है। तो ये एक सीरीज में चलता है, सबसे छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर उसके बाद में और ऊंची पहाड़ियाँ, जिन्हें ऊंची ऊंची लास्ट वाली हैं उन्हें हम बृहद हिमालय या बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय बोलते हैं। ये सबसे नवीनतम है, सबसे पुराना ये था बृहद, और सबसे नवीनतम ये है। यहाँ पे दून घाटियाँ पाई जाती हैं। अब दून घाटी कहाँ पे पाई जाएगी? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में देहरादून, पोटली दून, ये पाई जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं, दून घाटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे दून और द्वार पाए जाते हैं। मध्य और शिवालिक के बीच में जो है वो दून और द्वार होते हैं। पश्चिम में, यानी पश्चिम ये वाला अगर हम बात करें तो ये पश्चिम, ये पूरब। तो पूरब में तो द्वार बोलते हैं, पश्चिम में उन्हें दून बोल देते हैं। तो पश्चिम में दून बोलते हैं देहरादून और कोटली दून, और पूरब में द्वार बोलते हैं जैसे अलीपुर द्वार, ये असम में। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, ज़्यादातर पर्यटन स्थल यहीं पे हैं। पहाड़ियाँ जहाँ से शुरू होती हैं, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, जाना आसान होता है क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं कवर करनी पड़ती है। इससे ऊपर जाना भी
थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कुल्लू को शिमला जाते हैं लोग, तो शिमला वाला एरिया जो है वो मध्य हिमालय वाले भाग में आ जाता है, ना कि अपने शिवालिक वाले में। शिवालिक में तो मसूरी आ जाएगा, नैनीताल आएगा, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा जैसे ही पर्वत शुरू होते हैं। ठीक है, शिवालिक सिंधु और गंगा नदियों के बीच में जल विभाजक का भी काम करता है। यहीं पे महान सीमा भ्रंश भी है। शिवालिक जो है वो गंगा सिंधु नदियों के बीच में, शिवालिक से पश्चिम की साइड में जो है वो सिंधु नदी जो है वो अरब सागर के लिए पानी ले जाती है, और शिवालिक जहाँ से शुरू होता है उसके नीचे की साइड से गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ पानी ले जाती है। इसलिए शिवालिक को महान सीमा भ्रंश भी बोला जाता है, ग्रेट फॉल्ट बोला जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोला जाता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो ये अपने 3 भाग, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आपने देखे। अब हम मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब चीज़ समझ चुके हैं, अब मैप के थ्रू रिवाइज करेंगे। ओके, ट्रांस हिमालय वाला ये पार्ट, ठीक है, ट्रांस हिमालय ऊपर वाला ये वाला पार्ट ट्रांस हिमालय, जिसमें एक अगर याद हो तो हम काराकोरम देखते हैं। ठीक है, काराकोरम के बाद में हम लद्दाख देखते हैं, लद्दाख के बाद में हम जांस्कर देखते हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और ये वाली कैलाश श्रेणी है। और उसके बाद में ये वाला आता है अपना महान हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय। ठीक है, जिसमें हमने दर्रे देखे थे कि भाई जोजिला दर्रा, चांगला, सिपिलिका दर्रा आएगा, और दर्रे आगे आएंगे, सिक्किम वाले नाथुला और जलेपला दर्रा आएंगे, और अरुणाचल प्रदेश वाला दीपू दर्रा आएगा। ओके, ग्रेट हिमालय तो हमने ये देख लिया। ग्रेट हिमालय के बाद में हमने दूसरे वाले नंबर पे आते हैं। ठीक है, दूसरे वाले नंबर पे हम देखते हैं तो दूसरे वाले नंबर पे आता है अपना मध्य हिमालय। ठीक है, जिसमें कश्मीर, कुल्लू घाटी, शिमला घाटी, मसूरी यहाँ पे गलत डाला हुआ है, मसूरी नीचे की साइड में ही आ जाएगा। ओके, महाभारत सीरीज ये हमने देखी हुई है। ठीक है, उसके बाद में हम ये अपना हिमालय वाला पार्ट कवर होता है, और हिमालय को अब हम प्रादेशिक विभाजन के रूप में देखते हैं। ओके, एक बार रिवाइज करते हैं। एक्चुअली में पढ़ तो हमने लिया, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चीज़ें रिवाइज नहीं होंगी जब तक मज़ा नहीं है। ठीक है, ये वाले मैप मैं ले लेता हूँ। आई विल ट्राई टू टेक ए मैप। यहाँ से मैं मैप उठा लेता हूँ, ये वाला। ओके, इजी वे में एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय, जिसकी लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश श्रेणी। पहले नंबर पे बृहद हिमालय जो सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई करीब करीब 6000 मीटर का एवरेज में है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मध्य हिमालय, जिसकी ऊंचाई हमने करीब करीब 3500 से 4500 मीटर देखी थी। तीसरे नंबर पे शिवालिक वाला। ओके, हाँ, अब इसके साथ साथ में हमारा पूर्वोत्तर वाला हिमालय भी ये देख लीजिए। पूर्वोत्तर हिमालय, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बैंड आ रहा है, और बैंड के बाद में इस तरीके से नीचे की साइड में जा रहा है, तो ये पूर्वोत्तर हिमालय। ये अपना सिंटेक्सियल बैंड या हेयर पिन टर्न बोलते हैं, हेयर पिन के जैसे टर्न है तो वो हेयर पिन टर्न, और इसके अंतर्गत ये प्रमुख जो हैं वो चोटियाँ आती हैं या पहाड़ियाँ आती हैं। पटकोईबुम, नागा, मिजोरम, मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ, गारो, खासी जयंतियाँ, ये थोड़ा सा अलग आ जाएंगी, यहाँ पे मैंने डाली हुई हैं, बट उनको मेघालय पठार का हिस्सा मानते हैं। तो गारो, खासी, जयंतियाँ देखने को तो इस वाले क्षेत्र में मिलती हैं, लेकिन उनको हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। गारो, खासी और जयंतियाँ, इनको हम अपने प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानते हैं। मुख्यतः ये पटकोईबुम, मिसमी, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ, ये जो हैं वो अपने पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, सब आपको पता है। सबसे ज़्यादा बारिश इसी क्षेत्र में होती है। ठीक है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2157 किलोमीटर। ये आपको याद रहना चाहिए। तो हिमालय का हमने जो है वो ऊंचाई के आधार पे ज्योग्राफिकल डिवीजन देख लिया। अब हम इसको प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। क्लासिफिकेशन किया गया था सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा, तो हम वो प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। यानी अपना एक तरीके से पॉलिटिकल तरीके से मान लीजिए या प्रदेशों के आधार पे मान लीजिए, तो इसको 4 भागों में प्रादेशिक विभाजन किया गया है। याद रखना ही होगा, कराते हैं याद। ओके, कैसे? एक पंजाब हिमालय, एक कुमायूं हिमालय, एक नेपाल हिमालय और एक असम हिमालय। कुमायूं हिमालय को हम गढ़वाल हिमालय भी बोल देते हैं। तो हिमालय का अगर प्रादेशिक विभाजन देखें तो 4 भाग, पंजाब हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। अब ये डिवीजन नदी के आधार पे किया गया है कि भाई इस नदी से इस नदी वाले के बीच में जो बन रहा है वो पंजाब हिमालय। ठीक है, इससे इसके बीच में बन रहा है वो कुमायूं गढ़वाल। ठीक है, तो सिंधु से लेके सतलज के बीच में, यहाँ से सिंधु जा रही है ये, और ये जा रही है सतलज, इनके बीच में जो हिमालय आ रहा है उसे हम पंजाब हिमालय बोल देंगे। ठीक है, ये वाला पहला कौन सा हुआ? पंजाब हिमालय। और सतलज से लेके और काली नदी
इनके बीच में जो हिमालय आ रहा है उसे हम कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमालय, दो इंपॉर्टेंट राज्य हैं तो हिमाचल उत्तराखंड हिमालय के नाम से जान देते हैं। काली नदी से लेके और तीस्ता नदी के बीच में हम नेपाल हिमालय बोल देते हैं, ठीक है। और जो चौथा है अपना वो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उसे हम असम हिमालय के नाम से बोल देते हैं। किस नाम से? असम हिमालय के नाम से बोल देते हैं। तो पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में 550 किलोमीटर की उसकी जो है वो चौड़ाई है, करीब करीब एवरेज में होती है, फिक्स नहीं होती, एवरेज में होती है। इसे हम कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। और इसमें जो सीरीज हैं काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, ये याद रखने पड़ेंगे। और हिमाचल हिमालय में ही जो कश्मीर वाले क्षेत्र में, या पंजाब हिमालय बोलेंगे जिसे हम, पंजाब हिमालय में कश्मीर वाले क्षेत्र में जाफरान की खेती वाला जो एरिया है उसे हम करेबा बोल देते हैं, ठीक है। जाफरान की जहाँ खेती की जाती है इस वाले क्षेत्र में, कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो उसे हम करेबा क्षेत्र बोलते हैं। तो ये किसके अंदर आता है? पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। कुमायूं हिमालय सतलज से लेके काली नदी तक का है, ठीक है। कुमायूं कहाँ से है? सतलज से काली नदी तक का है, 320 किलोमीटर का है। सतलज ये रही और काली नदी ये रही, ओके। इनके बीच में कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, यूके हिमालय भी बोल देते हैं, उत्तराखंड हिमालय भी बोल देते हैं, ओके। इसी के बीच में फूलों की घाटी आती है। इसके अंतर्गत सीरीज कौन कौन सी हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल पहाड़ियाँ, मसूरी पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कोमेट, और इसमें से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ये गंगा, यमुना, रामगंगा, ओके। तो ये अपना कुमायूं हिमालय, कुमायूं सतलज से लेके काली का। और पहला कौन सा है? सिंधु से लेके सतलज का। दूसरा कौन सा है? सतलज से लेके काली तक का। नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी से लेके तीस्ता नदी का है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़े और ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू सीरीज। नदियाँ जो निकलती हैं वो कोसी, गंडक और मेची नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। असम हिमालय तीस्ता से, यहाँ से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 750 किलोमीटर के या 700 किलोमीटर के बीच में जो है वो असम हिमालय को जानता है। यहाँ पे कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। जैसे, और इसमें जो है वो चाय बागान होते हैं, झूम खेती की जाती है। यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा है, अधिक बारिश होती है। कीवर्ड मैंने सारे लिखे हुए हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल बाहर नहीं जाएगा। चुम्बी घाटी भी इधर की साइड में है, जुकू घाटी भी इधर की साइड में है, और दर्रे हैं जेलेपला, यांगयाप और बुमला दर्रा, ये इसी के अंतर्गत हैं, ओके। और इसकी जो अन्य पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ वाली जो पूर्वोत्तर हिमालय वाली अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, पटकोई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ, त्रिपुरी पहाड़ियाँ, अबोर, मिसमी, डफला और मिरी अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर, मिसमी, पटकोई बूम, नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरी, ये सब पहाड़ियाँ इस तरीके से अलग अलग अपने पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा आती हैं। अब बट हमने प्रादेशिक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखा ऑब्जेक्टिव टाइप में और सब्जेक्टिव टाइप में। सीधा सीधा सब्जेक्टिव में तो पूछा ही जा सकता है 5 नंबर 10 नंबर आंसर राइटिंग वाला जो होता है उसमें, कि बताइए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कीजिए। पहले तो आपको नदियों के नाम याद होना चाहिए जिनके बीच में वो डिवाइड हो रहा है। जैसे पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, ठीक है। आप मैप में आप देख लीजिए, पंजाब हिमालय सिंधु से लेके सतलज, ठीक है। तो सा और सा वाला ये अपना पंजाब हिमालय हो गया। फिर सतलज से लेके, सा से लेके और के तक, एस से लेके के तक, सतलज से लेके काली तक वाला अपना कुमाऊं हिमालय हो गया या उत्तराखंड हिमालय हो गया। काली से लेके तीस्ता तक ये अपना नेपाल हिमालय हो गया, और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक। तो वैसे एक ही याद रखना है, काली नदी याद रख लो, बाकी चीज़ें याद हो ही जाएंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, सतलज से लेके काली ये अपना कुमाऊं गढ़वाल या उत्तराखंड हिमालय, और फिर काली से लेके तीस्ता तक अपना नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक अपना असम हिमालय। ये आपको एक ओवरव्यू में याद होना चाहिए कि ये प्रादेशिक विभाजन बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आए हैं और आएंगे भी, कि पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है। तो ऑप्शन आएंगे सिंधु से लेके ब्यास नदी, सिंधु से लेके झेलम, सिंधु से लेके और रावी, सिंधु से लेके सतलज। तो आपको याद रखना है सिंधु से सतलज के बीच में जो है वो कौन सा है? पंजाब हिमालय है, ओके गॉट इट। उसके बाद में पंजाब हिमालय में जो प्रमुख सीरीज हैं काराकोरम, लद्दाख, यहीं पे आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। और जाफरान की खेती जो होती है वो अपने पंजाब हिमालय वाले क्षेत्र में ही होती है, कश्मीर के अंतर्गत होती है। नाम इसका पंजाब हिमालय, लेकिन इसमें अधिकतम हिस्सा कश्मीर वाला जो है वो हिमालय का आएगा, ओके।
उसके बाद में इसे हम कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं, ये आपको याद रख लिखा है। कुमायूं गढ़वाल हिमालय सतलज से काली के बीच में, गंगा यमुना रामगंगा यहीं से निकलती हैं, और बद्रीनाथ केदारनाथ त्रिशूल मसूरी घाटियाँ नंदा देवी कॉमेट यहीं पे है, और फूलों की घाटी भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उत्तराखंड में आती है फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड में आ रही है, तो वैसे भी इसका नाम भी कुमाऊं हिमालय गढ़वाल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय ही है। ओके, नेपाल हिमालय काली टू तीस्ता सबसे ऊंचा है, यहाँ पे कोसी गंडक मेची नदियाँ निकलती हैं, माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा और मकालू यहीं पे हैं। असम हिमालय ये तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र वाला है। ठीक है, ये सबसे लंबा है ऑलमोस्ट, क्योंकि इन सब तीनों में अगर देखेंगे तो ये 500 550, ये 320, ठीक है, और ये 700, तो सबसे बड़ा एरिया जो लंबाई लेके चल रहा है वो अपना असम हिमालय है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी हैं, जेलेपला यांग्याप बुमला दर्रा, यहाँ पे घाटियाँ भी हैं, नागालैंड में जुकू घाटी है, चुम्बू घाटी है, और यहाँ पे चाय बागान, असम में तो आपको पता है असम वाले क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती की जाती है। झूम खेती आदिवासियों के द्वारा एक जगह पे जो है वो पेड़ों को काट करके जला करके झूम खेती की जाती है। 2-4 साल उन्होंने किया, फिर उसके बाद छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, दिफू दर्रा और भारी बारिश वाला जो क्षेत्र है वो अपना असम हिमालय है। ठीक है, याद रखना है आपको। ओवरव्यू में अगर रिवाइज करने की कोशिश करें तो हम रिवाइज कर सकते हैं कि हम प्रादेशिक अगर विभाजन देखें, प्रादेशिक विभाजन देखें हिमालय का, ठीक है, तो प्रादेशिक विभाजन में हम देखते हैं पहला हिमालय आता है अपना पंजाब हिमालय, या हम कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, कश्मीर हिमालय बोल देते हैं। दूसरा आता है अपना कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय भी बोल सकते हैं उसे हम। ठीक है, तीसरा आता है अपना नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय, और चौथा आता है अपना असम हिमालय। ये 4 आपको प्रादेशिक विभाजन के रूप में याद होने चाहिए। अब जो पहला आता है पंजाब और कश्मीर वाला, वो कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु से लेके और सतलज तक, सिंधु से लेके सतलज तक का। अब इसी में अपना कश्मीर आ जाता है प्रॉपरली। यहीं पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जाफरान की खेती की जाती है, उस वाले क्षेत्र को करेवा बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा गया है करेवा क्या है, जहाँ पे जाफरान की खेती की जाती है, और वो जम्मू कश्मीर वाला वो इलाका होता है। ठीक है, तो इसमें उसके अलावा कौन कौन सी सीरीज आएंगी वो आपने बताई दी होंगी। लद्दाख है, जांस्कर है, पीर पंजाल है, ये सीरीज यहाँ पे आने वाली होंगी। कुमायूं गढ़वाल हिमालय, ठीक है, मेनली उत्तराखंड, थोड़ा बहुत हिस्सा हिमाचल प्रदेश वाला भी। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? सतलज से लेके और काली नदी तक है। ओके, सतलज से लेके, और नेपाल हिमालय कहाँ पे? काली नदी से लेके और तीस्ता नदी तक का है। और असम हिमालय कहाँ पे? तीस्ता नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी तक का है। सबसे बड़ा चौड़ा लंबा एरिया यही लेके चलता है 720 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा बहुत सारी घाटियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारे दर्रे हैं, वो भी आपने देख लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, और बहुत पहाड़ियों के नाम आपको पता ही है उस साइड वाले। ठीक है, जैसे मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ, त्रिपुरा, ठीक है, मिकिर और डफला और मिरी और अबोर और मिसमी। ठीक है, ये पहाड़ियाँ इसी वाले क्षेत्र में आ रही हैं। ओके, अब आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से, और वो है हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। मैं सब कुछ आपके लिए लेके आ चुका हूँ, बस आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। कोई भी एग्जाम हो, आईएएस लेवल का हो, स्टेट पीएससी का हो, और बाकी कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ओके, क्योंकि चीज़ें उस तरीके से बनाई गई हैं। बट हाँ, समझाऊंगा, याद भी करा रहा हूँ, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको रट्टाफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। पीडीएफ को लेके बार बार रिवाइज कीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, एंड कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। इसके साथ साथ में मेरी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है ओ मास्टर वाली, तो वो हमारे एप्लीकेशन न्यू इंडिया एजुकेशन वाले पे आपको मिल जाएगी। वहाँ इसी कोर्स के साथ में जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, इसी कोर्स के साथ में वो सॉल्यूशन के साथ में, तो उसमें पुरानी ईयर्स के जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं वो सबको मैं सॉल्व वीडियो के थ्रू करवा रहा हूँ, तो वो आप कर लेंगे तो उससे बाहर तो शायद ही कोई सवाल जाएगा। अगर जा रहा है तो किसी से नहीं हो रहा होगा, आपसे नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं हो रहा होगा। हिमालय की चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटी है अपनी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8,848 मीटर की। उसके बाद में आती है अपनी K2 गॉडविन अश्विन 8,611 मीटर की। ठीक है, अब हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के वो लद्दाख यूके में यूटी में आएगा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आएगा, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है। ठीक है, बाकी
मैंने बताया कि वो थोड़ा सा पीओके वाले क्षेत्र में भी बोल देते हैं उसे, ठीक है। बट इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए आपसे तो K2 काराकोरम सीरीज के अंतर्गत गॉडविन ऑस्टिन के नाम से, ओके। कंचनजंगा भारत के अंतर्गत, ठीक है, 8,598 मीटर। अब इसमें ना हिमालय में शामिल नहीं किया मैंने इसे, एक्चुअली में स्टार डाल के रख दिया है। हिमालय में इसलिए शामिल नहीं किया कि K2 जो है वो काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय में आता है, इसलिए मैंने स्टार डाल के अलग से डाल दिया कि भाई गॉडविन ऑस्टिन ऊंची चोटी है लेकिन वो हिमालय के अंतर्गत नहीं आती, वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। कंचनजंगा भारत में है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा इसका नेपाल में भी आता है, मेनली भारत में है, सिक्किम वाले क्षेत्र में 8,598 किलोमीटर है। फिर मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बारवा, गुरला मांद तो मैंने कैलाश की बताई थी, ये तिब्बत में आती है। अब आपको याद कौन सी रखनी है, एक तो माउंट एवरेस्ट याद रखनी है, ठीक है। दूसरा ट्रांस हिमालय के तहत या भारत की सबसे ऊंची चोटी के तहत आपको गॉडविन ऑस्टिन K2 याद रखनी है। तीसरा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी को याद रखनी है, वो है अपनी कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद में नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट और नामचा बाराई, ये सीरीज याद रहनी चाहिए एक्चुअली में कंटिन्यूसली। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट और नामचा बारवा। अब सबसे ऊंचे अगर भारत में ही पूछ ले सबसे ऊंचे कौन से, तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बारवा, ये सीरीज पूरी कंटिन्यूसली आपको फिलो में याद रहनी चाहिए। पहला कंचनजंगा, दूसरा नंगा पर्वत, तीसरा नंदा देवी, चौथा कॉमेट और पांचवा नामचा बारवा, ये याद रहने चाहिए। बाकी तो धौलागिरी, मकालू नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में, गुरला मांदेता तिब्बत में, नहीं भी याद चले तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 आपको याद होना चाहिए, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एंड नामचा बारवा, ये आपको याद होनी चाहिए। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, कहीं पे 8,852 है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है टाइम के साथ में, थोड़ा थोड़ा सेंटीमीटर्स में बढ़ जाती है, सेंटीमीटर नहीं इंचेज में, थोड़ा नाम मात्र हर 2-3 साल में बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो इस तरीके से प्लेटें टकराई हैं तो उसके कारण जो है वो हिमालय की ऊंचाई बढ़ती भी जा रही है, साथ साथ में जब वो स्ट्रेस को रिलीज करता है, ये अपनी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, तो स्ट्रेस को रिलीज करता है तो वहाँ पे भूकंप भी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा भूकंप हमें हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो हिमालय की चोटियाँ रिवाइज कीजिए, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है 8,848 की, उसके बाद में गॉडविन ऑस्टिन K2 है, उसके बाद में अपना कंचनजंगा, कंचनजंगा के अलावा नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एंड नामचा बारवा, ये आपको याद होने चाहिए। चलो अब हिमालय के बाद में हमारा पूर्वांचल या पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, एक ओवरव्यू में तो पहले ही देख ही लिया था हमने। हिमालय की पूर्वी भुजा, ठीक है, ये हिमालय इस तरीके से जा रहा है और यहाँ से बेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो नामचा बारवा पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ हैं, फिर नीचे की साइड में आती हैं पटकोई बूम, फिर नागा पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ और बैरिल पहाड़ियाँ, ये आपको याद होनी चाहिए। अबोर, मिसमी, पटकोई, नागा, बैरिल और मीजो, इस तरीके से याद होनी चाहिए आपको, बिल्कुल सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। पटकोई, नागा, बैरिल और मीजो, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अबोर, मिसमी, पटकोई, नागा, बैरिल और मीजो, ठीक है। इधर की साइड में मिकिर पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं, ये मेघालय में है, ठीक है। ये मेघालय पठार का हिस्सा है। अब चूंकि मेघालय पठार को हम हिमालय का हिस्सा नहीं मानते, उसको प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, तो उसे थोड़ा अलग देख लेंगे। और यहाँ पे अगर एक कीवर्ड याद रखें तो मेघालय पठार में गारो, खासी, जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, और गारो पहाड़ियों के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट नॉकरेक है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट नॉकरेक है, याद रख सकते हैं, ओके। इधर की साइड में दोबारा से देखिए, पूर्वी हिमालय नामचा पर्वत से लेके नीचे की साइड में मुड़ रहा है, अबोर, मिसमी, पटकोई, नागा, बैरिल और मीजो, ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, और मिकिर पहाड़ियाँ ये असम वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो पूर्वांचल पर्वत की अगर बात करें तो हिमालय की पूर्वी भुजा भारत और म्यांमार की सीमा लगती है, घने वन है, जनजातीय ट्राइबल संस्कृति है, झूम खेती होती है, जैव विविधता बहुत अधिक है क्योंकि बारिश अधिक होती है, जंगल भी अधिक मात्रा में, तो अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। कौन कौन सी है, पटकोई बूम अरुणाचल में, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, बैरल रेंज असम और मणिपुर की सीमा पर है, मिजो हिल्स मिजोरम में है, और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी भी है ब्लू माउंटेन पीक। मैंने बताया पूर्वोत्तर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन, और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट नॉकरेक, ओके। और यहाँ पे मोलेस बेसिन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, नागा, मिजो, मिसमी, अबोर, मोपा,
और इन जनजातियों के नाम पे ही वहाँ की पहाड़ियों के नाम भी पड़े हुए हैं और इवन राज्यों के नाम भी पड़ गए। जो नागालैंड, नागा जनजाति अधिक मात्रा है। मिजोरम तो मिजो जनजाति है। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। पूर्वांचल हिमालय रिवाइज कर लीजिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हिमालय की पूर्वी भुजा बोलते हैं। ये भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में है। यहाँ घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं, जिनमें से नागा, मिजो, मिसमी, अबोर, मोपा ये जनजातियाँ हैं। ठीक है, झूम खेती होती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और पहाड़ियों के नाम पटकोई बुम, ठीक है, अबोर और मिसमी मैंने बताया, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, बैरेल रेंज और मिजो हिल्स याद रखने। अब हमें याद करना है प्रमुख हिमनद। ठीक है, प्रमुख हिमनद, और प्रमुख हिमनद के बाद में हम फिर अपने अगले पार्ट में जो है वो दर्रे कवर करेंगे, और दर्रे के बाद में हम उत्तर के मैदान तक आएंगे। तो पहले पार्ट के रूप में हम पहला ये पूरा हिमालय वाला पार्ट कवर करते हैं। ठीक है, प्रमुख दर्रे, प्रमुख हिमनद। ठीक है, हिमनद यानी बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो ये राज्यवार देख लीजिए, और आपको याद करने होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। ओके, और इन हिमनद से, ग्लेशियर से नदियां भी निकलती हैं। अगर हम बात करें लद्दाख वाले या काराकोरम क्षेत्र की, तो वहां पे सबसे ज़्यादा जो है वो अपने ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, सियाचिन, रीमो, चोंगोलुंगमा, बियाफो, हिस्पर ग्लेशियर्स ये पाए जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, जो बिगेस्ट ग्लेशियर है, वो है अपना सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ से श्योक रिवर और नुब्रा नदियाँ निकलती हैं। श्योक नदी और नुब्रा नदी निकलती है। वो किस क्षेत्र में आ रहा है? लद्दाख या काराकोरम क्षेत्र में। सियाचिन, रीमो, चोगोलुंगमा, बियोफो और हिस्पर ग्लेशियर। कश्मीर के फेमस ग्लेशियर्स या हिमनद हैं रूपल, नुनकुन और दियामिर। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ याद कराऊंगा वो याद करनी है आपको। हिमाचल के हैं प्रमुख सोनापानी और बारासिगड़ी। उत्तराखंड के हैं गंगोत्री, पिंडारी और मिलन ग्लेशियर। और सिक्किम का है जेमू ग्लेशियर। ठीक है, अब याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैप वाला हिस्सा। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ना, लद्दाख वाला, लद्दाख यूनियन टेरिटरी वाला हिस्सा, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, इनका नॉर्मली एग्जाम में पश्चिम से पूर्व की साइड में जो है वो क्रम पूछा जाता है। तो याद रखना होगा, सबसे पहले बाटूरा, फिर उसके बाद हिस्पर, फिर चोंगोलुंगमा, फिर अपना बियोफो, फिर अपना बाल्टोरा और फिर अपना सियाचिन। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए, बाटूरा, हिस्पर, चोंगोलुंगमा, बियोफो, बाल्टोरा और सियाचिन। यहाँ अगर देखें, बाटूरा, हिस्पर, चोंगोलुंगमा, बियोफो, बाल्टोरा और सियाचिन, ये इधर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, आपको एक क्रम पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये जवाने के लिए कि बताइए पूर्व, पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए। बाटूरा, हिस्पर, तो इस तरीके से याद रखते हो ना, BHCY, इस तरीके से याद कर लो, BHC, बाटूरा, हिस्पर, चोंगोलुंगमा, बियोफो, बाल्टोरा, सियाचिन, ये याद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर वाले, यूनियन टेरिटरी वाले, रूपल ग्लेशियर, नुनकुन ग्लेशियर और दियामिर ग्लेशियर। अपने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो सोनपानी एंड बारासिगड़ी, और इधर की साइड में अपने उत्तराखंड में आते हैं तो गंगोत्री, पिंडारी और मिलम, और सिक्किम में आते हैं तो जेमू ग्लेशियर। तो ये अपने मैप के थ्रू आप याद कर सकते हैं। और नदियों की अगर बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, बारासिगड़ी ग्लेशियर से चिनाब नदी निकलती है। बारासिगड़ी कहाँ पे? बारासिगड़ी ये रहा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? चिनाब नदी निकल रही है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे? सिक्किम में। आप ये देखेंगे जेमू ग्लेशियर ये रहा, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? तीस्ता नदी। रीमो और चोंगकुमदाम, इनसे कौन सी नदी निकल रही है? ठीक है, वो निकल रही है अपनी, या सियाचिन का हिस्सा ही मान लेते हैं, तो मेनली श्योक नदी निकल रही है रीमो से। ओके, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? अपना सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, उसके अलावा और अगर आपसे नाम पूछे जाएं पश्चिम से पूर्व जमाने के लिए, बाटूरा, हिस्पर, चोंगोलुंगमा, बियोफो, बाल्टोरा और सियाचिन। ठीक है, गंगोत्री से कौन सा जो नदी निकल रही है? वो गंगा नदी निकल रही है। ओके, तो ये अपने प्रमुख हिमनद हैं, बार बार रिवाइज करने होंगे। फिर हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल वाला जो मैंने आपको अपने एप्लीकेशन पे करा रहा हूँ, तो वहाँ पे सारे इनके सवाल इंपॉर्टेंट जो बने हुए हैं वो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अब हम प्रमुख पर्वत
सीरीज को देख लेते हैं एक बार। आगे हम प्रायद्वीप का भी देखेंगे, सबका देखेंगे। हिमालय का तो हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट। तो पूरा इंडिया का मैप एक बार पर्वत सीरीज के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। बार बार रिवाइज होती रहेंगी चीज़ें, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे पर्वत सीरीज को और उनकी चोटियों को उतना ही बेहतर है, जितना रिवाइज कर लो। चलो एक बार शुरू करते हैं। ये वाला तो हिमालय अपना कौन सा है, ऊपर वाला ये वाला मैंने बोला था, ये ट्रांस हिमालय है, जिसमें कौन कौन सी सीरीज है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश। कैलाश की गुरला मान्यता है, आपको पता ही है, ओके। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ठीक है। यहाँ ग्रेटर हिमालय से नीचे की साइड में निकल के पीर पंजाल श्रेणी जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये हमने चोटियाँ देख ली, कॉमेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू। नेपाल की हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू। कंचनजंगा सिक्किम की है। इधर की साइड में नामचा बारवा हमने देख लिया, अबोर मिसमी हमने देखा, पटकोई बुम हमने याद किए हुए हैं, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और इनके नागा और मिजो के बीच में बैरल हिल्स, ठीक है। मेघालय पठार में गारो खासी जयंती आती है। मिकिर जो है वो हिमालय का हिस्सा आ जाता है। और गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट नौकरेक वाला, ओके। इधर अपना राजस्थान के बीचों बीच में अरावली सीरीज देखने को मिलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट गुरु शिखर, ठीक है। गुजरात में कच्छ वाले एरिया में हमें कच्छ पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इधर की साइड में काठियावाड़ वाले इलाके में गिर श्रेणी देखने को मिलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गोरखनाथ पीक। नीचे की साइड में आते हैं तो मध्य भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा दो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती हैं। विंध्याचल के जस्ट पास में कैमूर सीरीज देखने को मिलती है। सतपुड़ा से टच होते हुए हमें मैकाल सीरीज देखने को मिलती है। आगे जाते हैं तो राजगढ़ और राजमहल सीरीज देखने को मिलती है छोटा नागपुर वाले इलाके में, ओके। फिर हम नीचे की साइड में आते हैं तो ये तो अपना प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का जो किनारा है वहाँ पे हमें पश्चिमी घाट देखने को मिलता है और दूसरे किनारे पे पूर्वी घाट की सीरीज देखने को मिलती हैं। तो पश्चिमी घाट में हम एक जगह सतमाला सीरीज देखते हैं और उसके बाद में पूरा पश्चिमी घाट जाता ही है नीचे की साइड में। तो उसके अलावा हम जैसे देखें तो सतमाला सीरीज जो है वो महाराष्ट्र वाले इलाके में है और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसोबई, ठीक है, याद रखना होगा। सतमाला सीरीज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कालसोबई है। विंध्याचल और सतपुड़ा के नीचे महादेव पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में अजंता पहाड़ियाँ हैं, ओके। उसके अलावा बालाघाट पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ रही हैं। यहाँ पे महाबलेश्वर पीक है, महाबलेश्वर चोटी है और पश्चिमी घाट में है। उसके अलावा हरिश्चंद्र श्रेणियाँ हैं। कुद्रेमुख की पीक है, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ भी हैं और ऊंची पीक भी है। उसके अलावा हम देखते हैं बाबा बुदन पहाड़ियाँ हमें कर्नाटक वाले एरिया में देखने को मिलती हैं। और सबसे ऊंची चोटियों में एक नंबर 2 वाली जो चोटी देखने को मिलती है डोडा बेट्टा, वो पश्चिमी घाट का है। यहाँ पे बीच में हमें शेषाचलम पहाड़ी देखने को मिलती हैं। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आके मिलते हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। उनको क्या बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन को कौन सा बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों से नीचे देखने को मिलता है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। उसके अलावा हम पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में सेवरोय पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ और कार्डमम हिल्स यानी इलायची पहाड़ियाँ देखते हैं। इस अन्नामलाई पहाड़ियों के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुडी और ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुडी। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अनाईमुडी पीक, ओके। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नंबर 1 पे कौन सी है, अनाईमुडी। नंबर 2 पे कौन सी आती है, डोडा बेट्टा, ठीक है। और ये दोनों पश्चिमी घाट का हिस्सा है। दोनों किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ओके। इधर की साइड में हम देखते हैं पूर्वी घाट में, तो पूर्वी घाट में पालाकोंडा सीरीज, नल्लामला सीरीज, ठीक है। और उसके अलावा जिंदागाड़ा, अर्माकांडा, देवाड़ी मांडा और महेंद्रगिरी ये सीरीज देखने को मिलती है। अब पूर्वी घाट वाली सीरीज में और सबसे ऊंची जो पीक आती है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बार बार, ठीक है। वो रहता है कि पहले एनसीईआरटी वाले मानते थे महेंद्रगिरी को सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो नई जो सर्वे हुए उन सब के अनुसार से जिंदागाड़ा और अर्माकांडा जो है वो बहुत ऊंची चोटियां हैं। तो नंबर 1 पे हम जिंदागाड़ा को मान लेते हैं, कहीं कहीं पे अर्माकांडा को मान लेते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो अब सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा के रूप में मानी जाती है, ठीक है। तो ये अपनी सब चोटियाँ पर्वत और चोटियाँ देख ली। आगे हम इसे बार बार रिवाइज करेंगे। तो हिमालय को रिवाइज करें मैप के थ्रू, लेट्स स्टार्ट।
हम पूरे हिमालय को जो है 3 पार्टों में देखते हैं, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल वाला हिमालय। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स देखते हैं। मध्य हिमालय में महान हिमालय, मुख्य हिमालय के अंतर्गत महान यानी ग्रेट हिमालय, लेसर यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला शिवालिक वाला। और ट्रांस हिमालय में जांस्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम हम देखते हैं। ठीक है, सीरीज का अगर हम ऊपर से देखें तो काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर पहले नंबर पे सबसे ऊपर आती है काराकोरम, ये फिर अपना लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर कैलाश, ये वाला हुआ। ओके, इधर की साइड में हमने देख लिया काराकोरम, जांस्कर, लद्दाख, ये तो याद कर ही लिया। ओके, एंड नाउ बिकम ये वाला देख लिया हमने, उत्तरी हिमालय वाला देख लिया, मध्य हिमालय वाला पार्ट कवर किया हुआ ही है, ये वाली हमने पहाड़ियाँ देख ली, पटकोई बुम, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, और यहाँ बीच में है अपनी बैरल पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, ये जो है वो अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका हिस्सा आता है, उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम हिमालय का इस तरीके से देखें, सबसे ऊंचे हिमालय ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक सबसे छोटे 900 से 1200 मीटर तक के। ठीक है, ये 3500 से लेके और 4500 मीटर की, और ये 6000 मीटर से ऊंचाई के। ठीक है, यहाँ पे मिडिल के और शिवालिक के बीच में जो है वो दून है, यहाँ पे करेबाज हैं। ठीक है, मर्ग भी हैं ग्रेट के और मिडिल के बीच में। ओके, ये चीज़ हुई हमारी। और हमने प्रादेशिक हिमालय तो देखा ही था, जिसे हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते थे, जो अपनी सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक था। कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय बोला था हमने, जो कि अपना सतलज से लेके और काली नदी तक था। फिर नेपाल हिमालय बोला था। फिर उसके बाद में इस वाले को हमने मिला करके ही पूरा असम हिमालय बोल दिया था, जो कि अपनी तीस्ता नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र नदी तक का है। ओके, तो ये अपना हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम दर्रे और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं दर्रे एक साथ में सारे दर्रे यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ, कंप्लीट दर्रे। ओके, वैसे तो हिमालय वाले देखने चाहिए थे, लेकिन हम एक साथ में पूरे दर्रे देखेंगे ओवरऑल, और याद भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का बन ही जाता है इसमें से। देखिए मैप के थ्रू देखते हैं। देखो ये अपना लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ओके, और ये अपना जम्मू कश्मीर वाला। ओके, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दो इंपॉर्टेंट हैं, याद रखो, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर से लेके और इधर की साइड में लेह के लिए जब रास्ता जाता है श्रीनगर से लेके, तो वहाँ पे अपना जोजिला दर्रा आएगा। ठीक है, और उसके अलावा लद्दाख में ही अपना बुर्जिल दर्रा है, मिंटा का दर्रा है, अघिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, खारदुंगला है, उमलिंगला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है, अब इसमें नाम उमलिंगला दर्रा याद करने का आपका ऊपर है। ओके, कैसे याद करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं याद करा दूंगा। ठीक है, स्टेट वाइज पूछा जाता है कि बताइए ये किस राज्य में कौन सा दर्रा है। ओके, अब जैसे हिमाचल में चलते हैं हम, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में 3 इंपॉर्टेंट हैं, सिपिकिला, बाड़ालाचा और रोहतांग दर्रा। ठीक है, सिपिकिला, बाड़ालाचा और रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल के याद करने के लिए एक ट्रिक है, हिरोशिमा बड़ा। ठीक है, हिरोशिमा बड़ा, हिमाचल की रोहतांग दर्रा, सिपिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, सिपिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, हिरोशिमा बड़ा, इस तरीके से ट्रिक है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा मनाली और लेह के बीच में, मनाली और ऊपर की साइड में यहाँ से मनाली है, जैसे हम बात करते हैं रोहतांग दर्रा की। ठीक है, यहाँ पे अपना मनाली है और यहाँ लेह है, तो इन दोनों के बीच में जो पड़ रहा है वो कौन सा है, अपना रोहतांग दर्रा है। तो कुल्लू को लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति अपनी लद्दाख वाले क्षेत्र में और कुल्लू घाटी अपनी हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू के अंतर्गत मनाली आता है, लाहौल स्पीति के अंतर्गत लेह वाला आ रहा है। तो कुल्लू को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है वो कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, अटल टनल यहीं पे बनी हुई है। फिर उसके बाद में सिपिला दर्रा सतलज का प्रवेश बिंदु है, सतलज सिपिला दर्रा से अपने इंडिया में प्रवेश करती है। और बड़ा लाचा दर्रा मनाली और लेह वाला रास्ता यहीं होके जाता है, मनाली से लेह के लिए, और ये NH3 जो है वो इसी रास्ते पे। तो याद रखना है हिमाचल में रोहतांग दर्रा, ट्रिक है हिरोशिमा बड़ा, हिमाचल की रोहतांग दर्रा, सिपिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। रोहतांग दर्रा मनाली और लेह का रास्ता, इवन है बड़ा लाचा दर्रा भी मनाली और लेह का रास्ता होता है बीच में से। ओके, तो ये कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ते हैं, और सिपिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये हिमाचल की हुई।
उत्तराखंड की बात करते हैं, माना दर्रा, नीतू दर्रा और लिपुलेख दर्रा, उसके अलावा एक और दर्रा है थांगला दर्रा। ओके, उत्तराखंड की बात करते हैं, लेट मी शो यू। उत्तराखंड, उत्तराखंड को याद करने का ट्रिक है नीलिमा नॉर्मली, ठीक है। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, इतना याद हो जाए वो काफ़ी है। और एक अपना एक्स्ट्रा दर्रा जो आपने देखा वो थांगला दर्रा भी उत्तराखंड का हिस्सा आता है। तो नीलिमा से आप याद करोगे उत्तराखंड को। नीति दर्रा ये कैलाश और मानसरोवर के बीच का रास्ता है। लिपुलेख दर्रा भारत और चीन की सीमा पर है। माना दर्रा भारत तिब्बत, वो सब वो जोड़ने वाले हैं भारत तिब्बत और भारत चीन को। ओके, तो तीनों का याद रख लो, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, बस राज्य का नाम याद रहना चाहिए आपको। लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो चांगला दर्रा लद्दाख से तिब्बत को जोड़ रहा है। उमलिंगला, ये दर्रा उमलिंगला दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है। यहाँ पे विश्व में सबसे ऊंचाई पर जहाँ वाहन चलाया जा सकता है वो कौन सा दर्रा है? जो लोग घूमने जाते हैं लद्दाख में तो वो इस दर्रे के पास में ज़रूर जाते हैं। जो विश्व का सबसे ऊंचा ऐसी जगह है जहाँ पे वाहन चलाए जा सकते हैं, मोटरेबल दर्रा, वो कौन सा है? अपना उमलिंगला दर्रा। ओके, उसके अलावा ये अपने जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये तो हैं ही, ये भी लद्दाख वाले में आते हैं, ठीक है। लद्दाख वाले में, क्योंकि पहले एक राज्य था तो एक साथ में पढ़ लेते थे, लेकिन अब लद्दाख वाले में जोजिला और बुर्जिल ये श्रीनगर से और लेह के रास्ते के बीच में आ जाते हैं। जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से और लेह वाले रास्ते में। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है। जम्मू नीचे की साइड में है और श्रीनगर ऊपर की साइड में है। अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू है, 6 महीने के लिए जो राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर की, और यहाँ श्रीनगर है। इन दोनों के बीच में जो है वो बनिहाल दर्रा है। इस तरीके से यहाँ जैसे श्रीनगर है, यहाँ जम्मू है, तो दोनों के बीच में कौन सा? बनिहाल दर्रा, ये याद रहना चाहिए। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को, यहाँ लेह है, याद रखेंगे, यहाँ लेह है, यहाँ श्रीनगर है और यहाँ जम्मू है। चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। यहाँ जम्मू वाला इलाका हुआ, यहाँ हुआ श्रीनगर वाला इलाका, ओके, और यहाँ हुआ लेह वाला इलाका, ओके, और यहाँ हुआ अपना कुल्लू मनाली वाला इलाका, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। जब हमें जम्मू से और श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे से पास होके जाना पड़ेगा? बनिहाल दर्रे से पास होके जाना पड़ेगा। जब हमें श्रीनगर से और हमें लेह जाना है, क्योंकि ये लेह जाना है, तो किस दर्रे से पास होना पड़ेगा? जोजिला दर्रे से पास होना पड़ेगा। जब हमें मनाली, कुल्लू मनाली या शिमला से और लेह जाना है तो हमें किस दर्रे से पास होना पड़ेगा? वो अपना रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा, दोनों से ही पास होना पड़ेगा। बड़ा लाचा भी यहीं बीच में पड़ रहा है, तो इस तरीके से पास होके जाता है वो रास्ता। ओके, तो लेह से और शिमला के बीच में रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा आ जाएंगे। जम्मू से, यहाँ से देख लीजिए, जम्मू से श्रीनगर के बीच में अपना बनिहाल दर्रा आ जाएगा। श्रीनगर से लेह के बीच में हमारा जोजिला दर्रा आ जाएगा, ये याद रहने चाहिए। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं ये जोजिला बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर। तो ये ट्रिक है जो पीर का बाबू, ठीक है, याद करना है तो ठीक है, वो याद हो जाएंगे, आप याद करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। और बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये अपने जम्मू कश्मीर वाले इलाके में हो गए। पेंसिला दर्रा भी है, ये से हम जांस्कर का द्वार बोलते हैं, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला रास्ता यहाँ होके बीच जाता है। ओके, उसके बाद में लद्दाख हमने देख लिया, उत्तराखंड हमने देख लिया। हाँ, अरुणाचल प्रदेश वाला और सिक्किम वाला देखते हैं। सिक्किम वाले ये देखें, 2 दर्रे हैं सिक्किम वाले में। सिक्किम में एक है नाथुला दर्रा, एक है जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, ओके। और अरुणाचल प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट दर्रे, बोमडिला, यांग्याप, दिफू, पांगसाड़, ठीक है। उसके अलावा लेक पानी, ये 5 इंपॉर्टेंट, बोमडिला, यांग्याप, दिफू, पांगसाड़ और लेक पानी, ये किसके हो गए? अपने अरुणाचल प्रदेश के। तो सिक्किम वालों को याद रखने का तो आसान तरीका है, नाथुलाल सिक्किम जाएगा, ठीक है। तो नाथुलाल सिक्किम जाएगा यानी जेलेपला, और नाथुलाल से नाथुला। तो नाथुला भारत और चीन के रेशम मार्ग पर स्थित है। जेलेपला चुंबी घाटी से तिब्बत मार्ग का रास्ता है। तो सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में अरुणा का दिया भुजा, ऐसे कोई ट्रिक बना रखी है, तो अरुण का दिया भुजा ऐसे याद कर सकते हो, अरुण का दिया भुजा। तो दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और बोमडिला दर्रा, ठीक है। तो बोमडिला तवांग और लहासा के बीच में रास्ता बनाता है, बोमडिला, ठीक है। यहाँ पे है अपना तवांग अरुणाचल प्रदेश में, और लहासा है यहाँ पे तिब्बत में।
तो हमें तवांग से तिब्बत में जाना होता है तो वो किसके थ्रू जाना पड़ता है, बोमडिला। तवांग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है। यहाँ तवांग से लेके और हमें यहाँ अगर लासा जो तिब्बत की राजधानी भी है वहाँ जाना है तो किस रास्ते से जाना पड़ेगा, बोमडिला दर्रे के थ्रू जाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में अपना दूसरा है दिफू दर्रा, भारत और म्यांमार का व्यापार मार्ग है। तो दिफू दर्रा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत डाल दिया है, ये इन जगहों पे आएगा, ओके। दिफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच में रास्ता बनाएगा, ओके। उसके बाद में यांग्याप दर्रा, यहाँ यांग्याप दर्रे से ही जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से, ओके। एंड पांगसांड दर्रा, ये भारत और मांडले भी अपना जो है म्यांमार का हिस्सा है, तो उसके बीच में रास्ता बनाता है वो पांगसाड़। तो पांगसाड़ और दिफू ये दोनों म्यांमार वाले रास्ते पे आ गए, ठीक है। और बोमडिला जो है वो तिब्बत के लिए रास्ता बना रहा है। और यांग्याप से कौन सी नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र। तो बोमडिला तवांग से लेके ल्हासा के लिए रास्ता जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी एंटर कर रही है वो यांग्याप से कर रही है। उसके अलावा अपना दिफू और पांगसाड़ ये दोनों अपने म्यांमार से कनेक्ट कर रहे हैं भारत को। और एक और है लेक पानी दर्रा, ओके। उसके बाद में हम एक दर्रा और देखते हैं, मणिपुर का फेमस दर्रा है, उसका नाम है तुजू दर्रा। तो तुम से याद कर सकते हो, तुजू मणिपुर, तुम यानी तुजू और मणिपुर। तो तुजू दर्रा कहाँ पे, मणिपुर में, जो कि इम्फाल को म्यांमार से जोड़ रहा है। इम्फाल को, म्यांमार इधर है, इम्फाल यहाँ पे है, तो इनको जोड़ रहा है वो तुजू दर्रा के थ्रू जोड़ा जा रहा है, ओके। नाथुला और जलेबला दर्रा कहाँ के हो गए, सिक्किम के हो गए। माना नीत्य और लिपुलेख दर्रा कहाँ के होते, उत्तराखंड के। सिपिकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग ये कहाँ के हो गए, हिमाचल प्रदेश के हो गए, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद करने की थी वो मैंने बार बार ये बताई थी कि भाई श्रीनगर को, और ये श्रीनगर है, ये जम्मू है, ठीक है। ये वाला जम्मू है, लिख देता हूँ मैं, ये जम्मू और ये श्रीनगर, इनको जो जोड़ रहा है रास्ता, वो रास्ते का नाम है बनिहाल दर्रा, ओके। और फिर श्रीनगर से और लेह, ये लेह है, श्रीनगर से लेह के लिए जो रास्ता जा रहा है वो जोजिला दर्रा है, ओके। और यहाँ शिमला यानी अपनी कुल्लू घाटी या मनाली घाटी है, शिमला को जोड़ने वाला रास्ता है यहाँ लेह तक के लिए, ये लेह है। इससे जोड़ने के लिए तो पहले आपको बड़ा लाचा जाना पड़ेगा, नहीं, पहले आपको बड़ा लाचा दर्रा जाना पड़ेगा, फिर रोहतांग दर्रा जाना पड़ेगा, फिर आप पहुँचोगे लेह तक, ठीक है। ये हो गए अपने हिमालय वाले क्षेत्र के। अब जब दर्रों की बात चल रही है तो ऑल इंडिया वाला कवर कर लेते हैं, बाद में तो रिवाइज होते ही रहेंगे। हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच में दो हैं, एक तो गोरम घाट है और हल्दी घाटी, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो राजस्थान जीके में पढ़ा जाता है, वो राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए इंडिया लेवल पे उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है उतना ज़्यादा, ठीक है। तो गोरम घाट और हल्दी घाटी ये दर्रे जो हैं वो राजस्थान में हैं, ओके। असीरगढ़ दर्रा ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट दो दर्रे आते हैं महाराष्ट्र में, थालघाट और भोरघाट, ठीक है, थालघाट और भोरघाट। अब होता क्या है इसमें, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है मुंबई, ठीक है, और यहाँ पे है नासिक, और यहाँ पे है पुणे, ठीक है। तो मुंबई से और नासिक के बीच में जाना है तो वो थालघाट होके जाएंगे, और मुंबई से पुणे के लिए जाना है तो हम भोरघाट होके जाएंगे, याद रखना होगा। मुंबई से पुणे जाना है तो भोरघाट, और मुंबई से नासिक जाना है तो वो थालघाट। ये कौन से हैं, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो महाराष्ट्र में, कौन कौन से हैं, थालघाट और भोरघाट। थालघाट यानी मुंबई से नासिक, और मुंबई से पुणे के लिए अपना भोरघाट। नीचे आते हैं हम थोड़ा सा, केरल और तमिलनाडु के बीच में, यहाँ पे पश्चिमी घाट में दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एक का नाम है पालघाट और एक है सेनगोट्टाई दर्रा। तो पालघाट जिसे हम पलक्कड़ घाट भी बोलते हैं, यहाँ पे कोयम्बटूर है, इधर की साइड में अपना केरल का इंपॉर्टेंट शहर कोच्चि वगैरह है, तो कोयम्बटूर और इनको जोड़ने का काम कर रहा है वो कोच्चि को, ठीक है। यानी केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अपना पालघाट कर रहा है। और ऐसे ही सेम काम करता है अपना तमिलनाडु और केरल को जोड़ने का सोनगट्टाई दर्रा नीचे की साइड में, इधर मदुरई है, इधर कोल्लम शहर है, तो कोल्लम टू मदुरई जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, सेनगट्टाई, ओके। अब ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट दर्रे पूरे बता दिए। अब इनके कीवर्ड्स हैं, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है वो रिवाइज करते हैं। पूरा सबसे चौड़ा अगर कोई दर्रा आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ने वाला जो पालघाट दर्रा है वो बहुत अधिक चौड़ाई वाला है, तो सबसे चौड़ा दर्रा अगर कोई है तो वो अपना पालघाट दर्रा, केरल वाला, ये वाला दर्रा।
ओके, सबसे चौड़ा कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ने का। सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा कौन सा है? तो ये हमने उमलिंगला दर्रा लद्दाख में है, हाईएस्ट मोटरेबल रूट है। भारत और चीन की सीमा पे तो बहुत सारे मैंने आपको बता ही दिए थे, नाथुला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, ठीक है, सिपिला दर्रा है, ये तो हमने सब बताए थे कि भारत और चीन की सीमा पे हैं। इवन इफ दो दर्रे हमारे सिक्किम वाले भी हैं, अपने नाथुला और जलेपला दर्रा दोनों ही भारत सिक्किम की साइड में जोड़ रहे हैं। ओके, नाथुला, लिपुलेख, सिपिला दर्रा। ओके, अब पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे ये आपने देख लिए, पश्चिमी घाट के अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे। पश्चिमी घाट के कौन कौन से हैं? थालघाट हुआ, बोरघाट हुआ, पलक्कड़ हुआ और सोनगट्टाई हुआ। तो थालघाट हुआ, बोरघाट हुआ, पालघाट हुआ, सोनगट्टाई हुआ। ये तो याद कराई दिया मैंने आपको पूरी तरीके से। थालघाट यानी मुंबई से नासिक जाएगा, बोरघाट यानी मुंबई से पुणे जाएगा, पालघाट यानी कोयम्बटूर से कोच्चि जाएगा, ठीक है। कोल्लम से लेके मदुरई तक जाएगा सोनगट्टाई। बात खत्म। अब घाटियों की बात करते हैं। पहली, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में कुछ घाटियां बन जाती हैं, वो घाटियां। तो घाटी क्या होती है? पहाड़ों और ऊंचे भागों के बीच में एक नीचा क्षेत्र होता है जहाँ से नदियाँ नॉर्मली बहती रहती हैं, वो घाटी होती है। दून घाटी क्या होती है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। दून मैंने आपको बताया था कि जैसे 3 हिमालय हैं, ये अपना सबसे बड़ा हिमालय बृहद हिमालय, दूसरा ये अपना बृहद हिमालय, दूसरा अपना मध्य हिमालय और तीसरा अपना शिवालिक। तो यहाँ पे ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियाँ हैं वो दून घाटियों के नाम से जानी जाती हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, जिसमें हमने देहरादून वाला, कोटली दून वाला एग्जाम्पल देखा था। रिफ्ट घाटी, धरातल के धंसने से बनी हुई लंबी खाई जैसी घाटी को हम रिफ्ट घाटी बोलते हैं। विवर्तनिकी घाटी, भूपटपट्टी के टूटने या धंसने से कोई घाटी बन जाती है तो वो विवर्तनिकी घाटी होती है। अब घाटियाँ याद करें, लद्दाख में नुब्रा घाटी, श्योक वैली, हुंजा वैली और मारखा वैली। मारखा वैली कहाँ पे आ रही है? लद्दाख में आ रही है, ठीक है। तो ये घाटियाँ जो हैं वो लद्दाख की हैं, नुब्रा घाटी, श्योक घाटी, हुंजा घाटी और मारखा घाटी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी है, स्पीति घाटी है, चंबा वैली है, सांगला वैली है, ठीक है, याद रखेंगे। कुल्लू कांगड़ा घाटी है, स्पीति घाटी है, चंबा घाटी है और सांगला वैली है, याद रखेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लेवर्स, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल मेनली उत्तराखंड में आता है। पिंडारी घाटी है। उसके अलावा देहरादून अपना पूरा एक दून में बना हुआ है, घाटी में बना हुआ है ये। जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे है। और साइलेंट वैली नीचे की साइड में आता है, तो केरल पलक्कड़ और केरल राज्य में पलक्कड़ जिले के अंतर्गत है, उसका नाम है साइलेंट वैली, साउथ। सबसे ज़्यादा सवाल पता है कौन से में पूछे जाएंगे? सीधा सीधा बता देता हूँ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। हिमाचल में थोड़ा सा हिस्सा आता है, मेनली उत्तराखंड में, ओके, फूलों की घाटी। बाकी देहरादून सबको पता ही है, कुल्लू कांगड़ा पता है, स्पीति पता है, चंबा वैली पता है, ये सब आपको पता है कि हिमाचल में आती हैं, तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरा आपको पता होना चाहिए नुब्रा घाटी, श्योक घाटी, हुंजा घाटी और मारखा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में। यहाँ से सवाल बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये वाला, युमथांग घाटी कहाँ पे है? और युमथांग घाटी जो है वो सिक्किम में है। और चुम्बी घाटी कहाँ पे है? वो भी सिक्किम में है, ठीक है। तो ये याद रखने का इंपॉर्टेंट है। और इंडिया, भूटान और चाइना का ट्राई जंक्शन जो है वो चुम्बी घाटी पे, ठीक है, यहीं से नाथुला पास भी जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया, भूटान और चाइना का ट्राई जंक्शन कहाँ पे है? तो चुम्बी घाटी पे है। और युमथांग घाटी कहाँ पे है? वो सिक्किम में। एक सवाल और बनता है, जो बनता है इन दोनों से, साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो पलक्कड़ जिले में है, केरल में है, जो कि साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है और नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कुंती नदी। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ हो सकती है एग्जाम के हिसाब से वो मैंने आपके लिए डाल दी, फालतू की चीज़ कुछ भी नहीं डाली। जो एग्जाम के हिसाब से याद करने की सारी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट मैंने डाल दी। जोकू घाटी कहाँ पे? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 में हमने हिमालय देख लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप और उसके साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली एक्चुअली में। पार्ट 1 में हिमालय के अंदर ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली। अब हमारे सेकंड पार्ट में हम बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को रिवाइज करना पीडीएफ के थ्रू वो इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 में हम उत्तर भारत के जो मैदान है वो देखेंगे एंड उसके बाद में चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट में, ठीक है। चैप्टर 3 अपना नेक्स्ट अपना जो आएगा वो अपवातंत्र वाला आ ही जाएगा। उसके बाद में हम भारतीय मरुस्थल को देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे एंड उसके बाद में घाटों को देखेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, फिर उसके बाद में तटीय मैदान ये देखेंगे एंड द्वीप समूह देखेंगे। तो ये हम सेकंड पार्ट के अंतर्गत देख लेंगे, ओके।
तो अपना हम आपसे मिलते हैं चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।